कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों में कारोबार दिन के निचले स्तरों पर कुछ अहम लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम आखिरी 1.5 घंटे में कुछ आएगी रिकवरी या फिर आज रात अमेरिका के अहम सेशन से पहले भारतीय बाजारों पर दिखेगा दबाव। क्या करें बचे हुए 1.5 घंटे में और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद आप 16,000 के नीचे निफ्टी को देख रहे हैं और 35,000 के नीचे है बैंक निफ्टी। क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कैसे करनी है आपको तैयारी और कौन से हैं बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, बताएंगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स। आइए सबसे पहले तो अनिल जी से जानते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं, ये बताएं सर। बड़ी बातें ये है कि कल के बाद आज फिर से बाजार में दबाव है। शुरुआती सेशन में मजबूती दिखाने के बाद धीमे धीमे नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं, ठीक कल ही की तरफ। और ठीक कल 2 बजे के आसपास बाजार दिन के लोअर लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए थे। आज थोड़ा सा पहले ये शुरुआत हुई है। 16,000 के नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट है। 34,900 के अहम लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिरावट की लीडरशिप बैंक और एनबीएफसी से तो है ही, आईटी शेयरों में भी बिकवाली का दबाव है कमजोर नतीजों के चलते, एफएमसीजी और फार्मा, ये 2 ही ऐसे स्पेस हैं जो बेहद मजबूत है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए अब सपाट हो चुके हैं। यूरोप के बाजारों में 1% की कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी। तो यह है इस वक्त की बड़ी बातें जिन पर आपको करना है ट्रेड। जी दीप। बिल्कुल, तो सर इस समय मतलब डाउ फ्यूचर्स तो सपाट ही हैं, बाकी ग्लोबल बाजार भी ठीक ठाक है। ये हम आज शाम को अमेरिकी डेटा पे डाउ में क्या हो सकता है उसकी तैयारी हम पहले ही कर रहे हैं, या फिर कुछ हमारे भी फैक्टर्स हैं जो ये 16,000 का लेवल स्पेशली निफ्टी ने तोड़ा है, थोड़ी गिरावट इस समय बिकवाली प्रेशर बन रहा है। और बैंक निफ्टी आज जिस तरह से ऊपर की लीडरशिप दिखा रहा था, आज नीचे की लीडरशिप दिखा रहा है। तैयारी नहीं दीप, उसका डर है एक्चुअली। सीधी सीधी बात है कि अमेरिका में आज रात को क्या होगा। अगर गलती से इन्फ्लेशन के डेटा थोड़े मजबूत आ गए, 8.8% के आसपास की उम्मीद है, 9% के आसपास आ गए, तो उसके बाद कुछ माहौल बिगड़ सकता है। ये एक डर है। अब हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, यू नेवर नो। हालांकि ये डर सिर्फ हमें है, बाकी अमेरिकी बाजारों में फ्यूचर्स को देखें तो कोई खास नहीं। यूरोप थोड़ा बहुत मजबूत है क्योंकि कल बढ़ा हुआ था। तो अब खाली हमें डर क्यों है, और वो भी बैंक निफ्टी पर ज़्यादा क्यों है? इसका जवाब यह है दीप कि हम पिछले 2-3-4 सेशन से अमेरिका के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर भी रहे थे और आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे में बड़ी इवेंट के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और इस प्रॉफिट बुकिंग का कारण भले आप अमेरिका से ले रहे हो लेकिन हमारे अपने कारण भी है। उसमें से 2 कारण सबसे अहम है। एक, रुपया आपकी कहीं कोई रिकवरी नहीं दिखा रहा, भले हम डिस्कस करें ना करें। और दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले 2 सेशन से एफआईएस की बिकवाली का दबाव बनते हुए नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर टिक पाना बाजार के लिए मुश्किल इसीलिए हो रहा है कि एफआईएस ऊपर के लेवल पर बेचना चाहते हैं, न कि खरीदना चाहते। तो 16,200 16,300 के आसपास की रेंज पे उन्होंने हाथ खींचा है, रोका है। 16,100 के आसपास बेचना शुरू किया है। सो इस वजह से आप ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक एक बड़ी अहम दिन के पहले थोड़े से बाजार एक तरफा 1000 पॉइंट की तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होते तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। 15,975 16,025 ये दिन के लिए सपोर्ट रेंज है जिसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से फिसलते हैं तो आज और कल के बीच में 15,800 850 तक की जगह आपके लिए खुलती है। वो एक रिस्क है, लेकिन अगर 15,200 से 16,300 लगभग आप नॉन स्टॉप भागें और वहाँ से 15,800 तक आते हैं तो ये बाजार के लिए एक हेल्दी करेक्शन है। ठीक ठाक सा वाला छोटा देखना है तो शायद यहीं रुक जाएं, लेकिन जिस तरह के मूड माहौल और जिस तरह की बड़ी इवेंट के पहले हम हैं, शायद हो सकता है हम यहाँ पर सपोर्ट लेकर आज रुक जाएं, कल की कल देखी जाएगी। तो मेरा ये मानना है 15,950 16,050 ये इवेंचुअली आज के लिए सपोर्ट रेंज है। फ्रेश कमजोरी उसके नीचे बनती हुई शायद आपको दिखेगी। तो लेट्स सी आखिरी 1.5 घंटे में डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ या बाकी बाजारों के साथ हल्की रिकवरी आती है। क्योंकि दीप एक चीज़ समझिए, ओवरनाइट पोजीशन में दोनों के लिए उतनी ही रिस्क है, चाहे आप तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं चाहे आप मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं। तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए रिस्क ये है कि अगर इन्फ्लेशन के डेटा बहुत मजबूती वाले आ गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया, इन्फ्लेशन मजबूत हो गया, तो फिर क्या कल आपकी हालत थोड़ी ख़राब हो सकती है। अगर इसके विपरीत आप मंदी करने वाले हैं और इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा ठीक आ गया तो फिर हो सकता है आपको कल तुरंत शॉर्ट कवरिंग दिखे, और स्पेशली तब जब आप ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट करेक्ट भी हो चुके हैं। सो आई थिंक ओवरनाइट पोजीशन रखने में दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए बराबर रिस्क है। हम आगे और डेटा विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अभी इस वक्त सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। फ्रेश कमजोरी आपको तभी फील करनी जब 15,950 के नीचे ट्रेड करें और 16,050 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तो फिर से आप हल्का फुल्का अपने आप को मजबूत मान सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 34,900 के नीचे बैंक निफ्टी दिन के लिए कमज़ोर हो चुका है। 34,900 35,100 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए कंजेशन जोन है।
अब 35,100 के पार निकल कर टिकेगा तो ही तेजी सोचना है, और जब तक 34,900 के नीचे रहता है तब तक 34,400 34,550 की जगह बैंक निफ्टी में खुलती है। अब वहां तक जाके रुकता है या पहले रुक जाता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो रिस्क खुलती है। तो बैंक निफ्टी ने फ्रेश कमजोरी और बड़ी कमजोरी के संकेत आज 3 दिनों के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। निफ्टी ने 3 दिनों के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा है जो कि 16,000 है। लेट्स सी, आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम होगा। और एक और चीज़ दीप, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, डेटा भी ढेर सारे हैं, मेरी भी तैयारी है डेटा की, देख लेते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तब तक आइए, मेरी टीम है तैयार बताने के लिए आपको पूरा का पूरा एक्शन इवेंट्स जिन पर रखनी है नजर, कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे सीपीआई डेटा यूएस के, वो तो आने वाले हैं, उस पर तो बड़ा 8.8% ही एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद आएगा कितना एक्चुअल बताओ। उम्मीद तो हमें पता है आएगा कितना सर, काश पता होता। अच्छा, कम या ज्यादा? 8.8 से 9%। वाह, मेरे खेमे में आ रहे हो। चलिए बढ़िया, ना आए तो ठीक है, हम दोनों गलत पड़े तो बहुत अच्छा। हाँ डेफिनेटली। तो आज के दिन में अगर आप घरेलू बाजारों की बात करें तो यहाँ पर माइंडट्री एफ&ओ स्पेस से पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे, साथ ही कैश सेगमेंट से टाटा मेटालिक्स के नंबर्स पर नजर रखनी है। कैबिनेट बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है यहाँ पर, जो 11 बजे शुरू हुई थी, 3:30 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि क्या फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और साथ साथ 14 जुलाई पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली एफ&ओ स्पेस से एसीसी और एल&टी इन्फोटेक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही कैश सेगमेंट से लंबी सूची अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंजल वन, टाटा इलेक्साई, बटरफ्लाई, गांधीमती, शक्ति पंप्स जैसे स्टॉक्स पर नजर रखना है, यहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। भारत के लिए सीपीआई का आंकड़ा तो आ चुका है, अब डब्ल्यूपीआई के आंकड़े की बारी है जून महीने का, ये भी आता हुआ नजर आएगा। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स, जिसमें टीसीएस, लुपिन, एम&एम, अदानी पोर्ट्स, अतुल लिमिटेड, साथ ही भारत फोर्ज जैसे स्टॉक शामिल है। यही नहीं, ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर का जीडीपी डेटा पर नजर रखिए और साथ ही जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी कल के दिन में आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट परसों 15 जुलाई शुक्रवार रिजल्ट्स के लिहाज से एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फेडरल बैंक, जीएसपीएल और साथ ही ओबरा रियल्टी पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट से एबी मनी, जस्ट डायल, केसरॉम इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। वोडाफोन आइडिया की ईजीएम भी है, यहाँ पर प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर ये ईजीएम होने वाली है, तो देखना होगा क्या फैसला निकल कर आता है। साथ ही एमआरपीएल पर नजर रखिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ये शेयर जारी करने पर विचार करते हुए नजर आएंगे। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा जाइडस वेलनेस, यूटीआई, एएमसी और साथ ही लक्ष्मी मशीन वर्क्स ने जो डिविडेंड दिए थे तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए। रिकॉर्ड डेट है बिरला सॉफ्ट की बायबैक की, और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा जून महीने का, और चीन के जीडीपी डेटा पर भी आपकी नजर रहेगी 15 जुलाई को। साथ ही जो बाइडेन साहब भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, इनफैक्ट ऑलरेडी इजराइल में वो हैं, इजराइल और पैलेस्टीन आज और कल विजिट कर रहे हैं, और उसके बाद सऊदी अरेबिया फ्राइडे को जो बाइडेन भी जाएंगे, तो वो भी एक बड़ा इवेंट है। कच्चे तेल पर स्पेशली नजर रखनी पड़ेगी। आइए आज की खबरें क्या है ये भी एक बार जान लेते हैं, और अरमान है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। देखिए, सबसे पहले आईआरसीटीसी पर ध्यान रखिएगा, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। उनके लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी है कि जो अब आईआरसीटीसी वो देश भर में जो बजट होटल्स हैं उन्होंने बनाने की योजना कर रहे हैं, और ये जो होटल्स हैं वो देश के सारे महत्वपूर्ण पर्यटन जो स्थल हैं वहां पर ये बनाएंगे। उसी के साथ साथ जो पहला चरण है उसके लिए लगभग 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आईसीसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस और स्टार हेल्थ पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें आईसीसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ के लिए तो ये पॉजिटिव है, हालांकि जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है उनके लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। अब खबर क्या है, जो पॉलिसी बिक्री के जो खर्च हैं उनके लिए एक सिंगल लिमिट बनाने की बात कही जा रही है, और जो अभी जो प्रावधान है अभी ऐसा है, जो ऑपरेटिंग चार्जेस और कमीशन चार्जेस दोनों के लिए अलग अलग लिमिट है। टीसीएस पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें उनको टोरंटो में एक पेस पोर्ट लॉन्च कर दिया है, और ये लॉन्च करने से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में ये उपयोग करा जाएगा इसका। रेड्स लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्रिस के साथ एक करार कर लिया है, और ये करार इन्होंने इसलिए करा है क्योंकि जो रेल तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें ये अब जाना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने ये करार किया है। जीएम ब्रेवरीज, जिसमें मुकुल अग्रवाल साहब हैं, उनकी जो अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें उनका नाम आता हुआ दिखा है, और जो इनकी हिस्सेदारी आई है 1.41% आती हुई दिखी है। बीएलएस इंटरनेशनल, 15 जिलों के लिए इन्होंने कर्नाटक सरकार से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में ओरियन प्रो सॉल्यूशन, जिसमें जो लैटिन अमेरिका जो कारोबार है उसका वो विस्तार करते हैं लैटिन अमेरिका में कारोबार में, और जो इनकी सिंगापुर की जो सब्सिडरी है उनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और वो ऑर्डर किस लिए मिला है, क्योंकि जो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सॉल्यूशन है उसके लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज रहेगा एक्शन।
कुछ हो चुका है, कुछ होना बाकी है। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी, राकेश जी, जय, संदीप वागले साहब, किरण जी, सचिन जी और शरद अवस्थी साहब हैं आपके सामने तैयार। सबके दर्शन कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा का दिन है। जो जिन जिन लोगों को आप गुरु मानते हैं, इन सब में से मैं तो सबको मानता हूं, उनको आप मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। पहला बिगुल सचिन जी के लिए जल्दी से BTST का। स्वागत है आपका सचिन जी, बताएं सर। शुभ गुरु पूर्णिमा अनिल जी एंड दीपांशु, एंड गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई है, मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज अभी थोड़े से है जो ऑन द अदर साइड है। एंड जिस तरीके से फार्मा में एक पॉजिटिव ऑप्टिक है, मुझे लग रहा है वहाँ पर ध्यान जरूर देना चाहिए। सिंजीन हमारे रेडार पे आया है, जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लगभग 10% का ओआई एडिशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम है कंटिन्यूड रहना चाहिए ऑन द हायर साइड। सो 615 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 583 पे, एंड खरीदारी करनी है सिंजीन इस पर्टिकुलर काउंटर में। एंड अनिल जी, और एक जो काउंटर है जो सुबह से काफ़ी अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड है अपने बाइंग जोन में, वो है वोल्टास। ये पर्टिकुलर काउंटर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े मोमेंटम के लिए यहाँ पर स्टॉक रेडी हो रहा है। डिस्पाइट मार्केट वीकनेस यहाँ पर अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो 981 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी भी ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 970 के आसपास लगाना है, एंड लगभग 1010 से 1020 के स्विंग की एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये दोनों काउंटर हमारे बाय रेडार में। मार्केट में डिक्लाइन जरूर है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है जिसे चेस करना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये है राय आपके लिए सिंजीन और वोल्टास पर आती हुई आपके लिए सचिन जी की तरफ से 2 स्टॉक है। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले कमांडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को 5-1 रुपए नीचे दिया है। स्टॉक का नाम है सिप्ला, और आज आई थिंक फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है और करते रहेगा। आज और कल के व्यूज है। सिप्ला को करंट भाव पे लेना है 960.50 का करंट भाव है। 950 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 980 985 का पहला टारगेट। मुझे लगता है पोजिशनली सिप्ला 1010 मे बी इवन 1020 पोजिशनली कुड बी अ वीक और सो जाने के लिए तैयार है। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला में खरीदारी करने की राय। 960 रुपए के आसपास है, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। फार्मा शेयरों में सबको एक्शन और इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। 950 का लगाएं स्टॉप लॉस, 980 और 985 के टारगेट के लिए। आइए मुलाकात करते हैं जय ठक्कर से। कैश का ऑप्शन वक्त है इस वक्त जय के लिए। जय, बताएं। अनिल जी, पुट ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी का 35,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है, जो 300 रुपए पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 298 पर ट्रेड कर रहा है, तो 298 पर खरीदे इसको। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट कुड बी एट 148। सो 298 पर खरीद कर 148 पर लगाया स्टॉप लॉस। टारगेट सुपर में अनिल जी इसके जो निकल कर आएंगे दैट वुड बी 430 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 560। सो 430, 560 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन। ये कल की एक्सपायरी का ही दे रहा हूँ अनिल जी। 35,000 बहुत ही डिसिप्लिनली अच्छी तरह से टूटा है, सस्टेन भी कर रहा है। लेट्स सी, अगर एक क्लोजिंग सेशन जो है उसमें अगर 35,000 के नीचे इस तरह से सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पर बन रहा है, जो कल भी हमने क्लोजिंग सेशन में एक बैंक निफ्टी पर ही अनिल जी पुट ऑप्शन की राय दी थी, यही व्यू था कि 35,000 से 35,100 की रेंज का ब्रेक डाउन देखने में मिलेगा इवेंचुअली, और वो हुआ आज। सो आई थिंक 34,600 फर्स्ट टारगेट, 34,300 देयर आफ्टर, ये 2 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। इसीलिए इसका पुट ऑप्शन अभी यहाँ पर खरीद कर चल सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा बाउंस भी अगर आ गया 34,900 के आसपास तो और खरीदिएगा। जब तक आज 35,000 के ऊपर बंद नहीं करता तब तक ओवरऑल ट्रेंड वीक रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। मुझे ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है कंपेयर टू निफ्टी, और उसमें भी खास कर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। ओके, तो ये है राय आपके लिए बैंक निफ्टी का 35,000 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की राय। 298 में 148 का स्टॉप लॉस, 430 और 560 के टारगेट कल की एक्सपायरी वाले हैं ये सब के सब, जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी। इस पर ध्यान रखिएगा, ये एक्शन आपके लिए भरपूर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त।
आइए बढ़ते आगे और बाजार अभी 16,000 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आइए मुलाकात करने का वक्त है आशु मदान साहब से। ये स्पेशल पिक के लिए फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज कर रहे हैं आशु सर, कुछ न कुछ तो विशेष बड़ा करना चाहते हैं। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर स्वागत है आपका, लाइफलाइन यूज करने के लिए धन्यवाद। बताएं सर क्या है विशेष। अनिल जी, लाइफलाइन तो थैंक यू सो मच, पर लाइफलाइन से ज्यादा आज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वेडनेसडे मेरा शो होता है, टाइम होता है, बट वो कैलकाटा ट्रैवल कर रहा था, उस वजह से मैं मिस कर रहा हूँ। और तो मिस अनिल जी मतलब आपको भी करता हूँ, बाकी सबको भी करता हूँ। तो अनिल जी मार्केट रेंज में है और जो था कि 150-200 पॉइंट की करेक्शन लगती है कि 16,000 16,050 तक आएगी, वहां तक आ गई है। बहुत ज्यादा पैनिक अनिल जी मुझे मार्केट में नहीं लगता, थोड़ा जिटरी है क्योंकि आज शाम को जो यूएस मार्केट को देखेंगे सब। बट अनिल जी बहुत सारी चीजें प्राइस इन है, बैंक निफ्टी थोड़ी सेपरेट है, बट अदरवाइज जो निफ्टी में आपने देखा, मतलब मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो अनिल जी एक सेक्टर है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा बेरिश था, उस दिन भी मैंने रिपीट भी किया था, उसी में अगर बाय कॉल निकले तो अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अनिल जी बाय कॉल देनी है वेदांता की, VDL वेदांता अनिल जी 331-31 के अराउंड फ्यूचर चल रहा है, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से, 223 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि वेदांता में अनिल जी बाइंग करनी चाहिए और ये 250-60 का भाव हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और दूसरी चीज अनिल जी जो 2-3 दिन से मैंने बोला कि जो मेटल्स की बड़ी मंदी में अब मैं नहीं हूं, लेकिन बार बार साथ में ये भी कैवेट दे रहा हूं कि वेदांता, हिंडाल्को, JSW स्टील या जिंदल, इन्हीं 3-4 जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है अनिल जी, इसी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, इसी में रिवर्सल आएगा और इसी में पैसे बनेंगे। और वो कई बार होता है अनिल जी, वो छोटे शेयर में जिसमें मैं फंसा हूँ वही कोशिश करता हूँ, वो मतलब तीसरी चौथी बार आई एम साउंडिंग रेपिटेटिव, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीइंस्टेट दीज थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ व्यूअर्स, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अनिल जी हम कोई बड़ा अच्छा स्टॉक लेंगे, 20 रुपए पर निकल भी जाएंगे, पैसे भी बन जाएंगे, और अगर कोई सेल भेल टाइप में रहेगा तो उसमें फंसा रहेगा। तो इसलिए अनिल जी वेदांता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डेल्टा का अपडेट तो अनिल जी डेल्टा बैन में है, बैन में होने के बाद 181-82 पे खड़ा हुआ है। मुझे अनिल जी बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई मुझे वेदांता में दिक्कत नहीं लगती। बाकी भी अपने स्टॉक का अनिल जी अपडेट, IEX ठीक चल रहा है, टाटा केम ठीक चल रहा है, रुके हुए हैं, मतलब कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है स्टॉक के अंदर, बट मार्केट अनिल जी कोई बहुत मारामारी दोनों साइड की नहीं लगती है। ओके चलिए बढ़िया है। तो फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी की संभावना है, लेकिन वेदांता है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। 223 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान जिंक की भी बोर्ड बैठक है जिसमें डिविडेंड आने की तैयारी है, और अगर बड़ा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक में आता है तो वो वेदांता के लिए भी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि उन्हें कैश मिलेगा, इन टर्न वो भी डिविडेंड दे सकते हैं, न भी दे तो उस पैसे का इस्तेमाल तो हो गई, तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा। और कल जब आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे तो उस डिविडेंड का आंकड़ा हमारे हाथ में होगा, तब उनसे और ओपिनियन लेंगे भी। कल भी कमजोर बाजार में तेजी से एक बार वेदांता 236-37 तक पहुंचा था, बाद में 230 के आसपास बंद हुआ। आज भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, बढ़िया। इनफैक्ट सारे मेटल शेयर आज अच्छी मजबूती दिखाने की कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं आपको। तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए होता हुआ इस वक्त दिखेगा। आइए बढ़ते आगे। 16,000 के आसपास आने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एक चीज बदली है और वह है डाउ फ्यूचर्स। 50 अंक अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो चुके हैं, लाल से हरे निशान में आ चुके हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 40-45 अंक मजबूत हो चुके हैं। तो हल्की फुल्की खरीदारी डाउ फ्यूचर्स में फिर से लौटती हुई दिखी है। अगर आप राहत लेना चाहें तो ये एक राहत का संकेत आपके लिए भी यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। एक स्टॉक है जिसका जिक्र हम लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं और ये स्टॉक बड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कल भी क्लोजिंग के वक्त हमने देखा कि बड़ी तेजी दिखा रहा था। वैसे तो कंजम्पशन वाले सारे स्टॉक्स जुड़े हैं तेजी से। बजाज कंज्यूमर्स ये है वो स्टॉक्स जो बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शरद जी, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 2-3 दिनों में ही लगभग 20 रुपए की बड़ी तेजी बनती दिखी इस स्टॉक में। हफ्ते भर का चार्ट देखे तो आज भी 7% मजबूत है। कुछ बड़ा होने की तैयारी में? बहुत डिटेल में तो मैं ट्रैक नहीं करता, बट जो वैल्यूएशंस पे है, अगर आप पूरी स्पेस में देखेंगे तो सिर्फ 13-14 के मल्टीपल पे है। और ग्रेजुअली जो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम सबको थी वो इनको भी थी, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। ग्लोबली काफ़ी अच्छी करेक्शन आ रही है पाम ऑयल वगैरह के प्राइसेस में, बाकी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में भी, तो उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। और वैल्यूएशंस इनएक्सपेंसिव ही कह सकते हैं। 13.5-14 टाइम पे तो लास्ट 12 मंथ की अर्निंग्स पे है। मेरे हिसाब से हो सकता है एट मोस्ट FMCG कंपनीज के ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से आपको सबड्यूट दिखें, बट आगे की कमेंट्री पॉजिटिव रहनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रेशर तो काफ़ी ईज आउट होना चाहिए। डिमांड में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, बट मुझे लगता है बजाज के जिस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा खास प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए राय बजाज कंज्यूमर्स पर आती हुई दिख रही है इस वक्त। बजाज कंज्यूमर्स के चार्ट पर एक बार जरा किरण जी से राय ली जाए। किरण जी बताएं। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आफ्टरनून और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, बजाज कंज्यूमर में 162 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के इंट्राडे सेशन के लिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत मायने रखेगी। 160 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो, और मेरा नेक्स्ट टारगेट 180 रहेगा जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। 180 185 नेक्स्ट सप्लाई जोन है, वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ओके, तो 180 185 तक जा सकता है बजाज कंज्यूमर। इस पर रखे नजर। बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है और 7.5% का स्पाइक डेज हाई पर है ये काउंटर। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है, सिटी यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय है। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, इंडसइंड बैंक गिर रहा है और ये अलग तरीके से एक बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो चार्ट कॉर्नर पिक है सिटी यूनियन बैंक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कल भी मैंने और राकेश जी ने इसी समय यानी कि क्लोजिंग शो में ही सिटी यूनियन बैंक की बात की थी। आज इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और आप देखिए बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, बावजूद इसके स्टॉक हाई बना रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर 2 रुपया नीचे, जिस भी भाव पर आप लें 2 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 155 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 161 रुपए का। तो 161 तक का एक मूव आता हुआ दिखेगा। सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक में हमारी खरीदारी की राय। ओके, सिटी यूनियन बैंक इस पर रखनी है नजर। एक्शन में आ भी रहा है ये काउंटर। एक स्टॉक जो एक्शन में रहा है, कमजोर बाजार में भी मूव दिखाता है, मजबूत बाजार में भी मूव दिखाता है, कैश मार्केट का स्टॉक है और लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिखा है वरुण बेवरेजेस। इसमें हमने कुछ बढ़िया एक्शन पिछले कुछ हफ्तों में बनते हुए देखा है और एक नया ट्रिगर भी इसके लिए निकल कर आया है। तो आइए कुछ डिटेल्स जानी जाए। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए क्या चल रहा है वरुण बेवरेजेस में और नया कौन सा ट्रिगर आया इसके लिए अब? देखिए, नया ट्रिगर तो यूएस से आता हुआ दिख रहा है। कल पेप्सिको के नंबर्स आते हुए दिखे थे और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आज इसमें तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। बाजार की गिरावट के विपरीत भी ये काउंटर जो है आज अच्छे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 2 से 2.5% की तेज़ी है दरअसल यहाँ पर। और आप लेवल्स भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पर ये ऑलरेडी अब कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 64% तक का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। और पेप्सिको के जो नंबर्स आए थे कल, मैं वही देख रहा था और यहाँ पर रेवेन्यू बीट आता हुआ दिखा है। एनालिस्ट का अनुमान करीबन 4.5-5% की रेवेन्यू ग्रोथ का था, उसके मुकाबले 6% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो बेवरेज यूनिट की वॉल्यूम्स है, इनकी एमीसा जो रीजन है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पर 28% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। और भारतीय कारोबार की अगर आप बात करें तो यहाँ पर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ये दर्शा रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए वरुण बेवरेजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पेप्सिको की सबसे बड़ी जो है ये बॉटलिंग फ्रेंचाइजी है और कहीं ना कहीं इससे आगे इनकी जो तिमाही में जो नंबर्स आएंगे अप्रैल मई जून वाला, वहां पर भी आपको बड़ा फोकस रखना चाहिए। और इस वजह से आप देखिए वरुण बेवरेजेस बड़े फोकस में आ रहा है। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप रॉ मटेरियल की कीमतें देखेंगे तो इसमें जो शुगर का हिस्सा होता है करीबन 25 से 30% का होता है। और अगर आप ग्लोबली शुगर की कीमतें देखें तो पिछले 3 महीनों में 7 से 8% गिरते हुए नजर आए हैं। तो मार्जिन्स पर भी उसका बड़ा फायदा इनको भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से वरुण बेवरेजेस काफी बड़े फोकस में है। बिल्कुल, और अच्छे एक्शन में लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर था, पालविया साहब ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है, हेमांग सर ने भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी है। तो नजर रखिए वरुण बेवरेजेस पर। शरद जी से भी इस पर एक फंडामेंटल राय लेते हैं। उससे एक बार पहले एक चार्ट्स पर व्यू बंसल जी से लूंगा। बंसल जी, वरुण बेवरेजेस जरा चार्ट देखें लाइफ हाई पर। सर क्या राय बनती है इसमें? दीपांशु, इसको तो मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड भी करा हुआ है 10 की कमाई में और स्टॉक ने बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दी है। और हमने रिकमेंड किया था इसे 755-58 के अराउंड, 872 के अराउंड चल रहा है दीपांशु। बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आ रही है। तो जिनके पास है बने रहें, कभी करेक्शन आए तो खरीदने की राय होगी। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है।
तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस। शरद जी, रेडार पर है आपके अच्छी परफॉर्मेंस, और पेप्सी ने तो गाइडेंस भी बढ़ाई है सर, तो उसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस पर? वाले 2-3 सालों में ग्रोथ रेट्स की भी एक्सपेक्टेशन काफी स्ट्रांग है कंपनी से, और बिजनेस रिस्क के हिसाब से कोई खास रिस्क बचता नहीं है क्योंकि पेप्सी का ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है। कंपनी में फ्लिप साइड में खाली ये है कि अभी थोड़ी वैल्यूएशंस आपको महंगी लगेंगी क्योंकि ऑब्वियसली रनअप इतना स्मार्ट आया है, बट जिस टाइप का बिजनेस है और जैसे स्टेबल बहुत अग्रेसिव ग्रोथ अगले 2-3 सालों में 20-25% पर एनम के हिसाब से दिखनी चाहिए। तो FY24 के नंबर, FY23 के नंबर्स 21 और FY24 के लगभग 25 रुपए के आसपास की अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है, तो 30-40 का मल्टीपल मिल सकता है, तो थोड़ा फेयरली वैल्यूड लगता है। मुझे लगता है थोड़ी करेक्शन पे एक्यूमुलेट किया जाए तो बेटर होगा। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त वरुण बेवरेजेस पे। आइए बढ़ते आगे और वक्त जय के लिए एक और बिगुल का जय का जैकपॉट। जय का जैकपॉट, जय बताइए। अनिल जी, एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर जो आज क्लियर कट विनर निकल कर आ रहा है, और उसमें एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। 4500 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका 4550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी, जो करीब अभी 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा 70 पर, और मुझे इसके जो टारगेट्स ऊपर में नजर आ रहे हैं अनिल जी, वो लगभग बन रहे हैं इसके 145 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 180। सो 145 180, अगर 180 होता है अनिल जी तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए डबल ही हो गया, बिकॉज 90-94 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, एंड टारगेट्स ऊपर में 145 180 190 तक के भी निकल कर आएंगे। सो आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज में जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आने के बाद 1-2 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है अर्ली चार्ट्स पर टेक्निकली। सो डेरिवेटिव्स डेटा तो सपोर्टिव है ही, लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है अगर पिछले कुछ दिनों से देखे तो, एंड अब एक टेक्निकली भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है जिसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर वो होता है तो एक अच्छी खासी तेजी एनर्जी लगभग 4650 4700 तक भी डॉक्टर रेड्डीज में हमें देखने मिल सकती है। तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर 4550 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। आपको तो पता ही है, सुबह आज शुभम ने भी 4600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी पिक ऑफ द डे के तौर पर। 66 में 50 का स्टॉप लॉस और टारगेट 90 रुपए का लगभग उस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ वो कॉल ऑप्शन भी आपको दिखेगा। आखिरी 1 घंटे में जाने से पहले डाउ फ्यूचर्स मजबूत होता नजर आ रहा है। 75 पॉइंट की तेजी अब आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगी, 45 पॉइंट की तेजी आपको दिखेगी नैस्डैक फ्यूचर्स में। तो हल्की हल्की रिकवरी और खरीदारी होने के आसार इस वक्त आपको दिखेंगे। थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे सेठी साहब भी, और उससे पहले सचिन जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए BTST का। बनाएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर जिंदाल स्टील एंड पावर में एक ब्रेकआउट इनफैक्ट कंफर्म हो चुका है। 350-52 का एक लेवल था जो इसने अच्छी तरह पार किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 366 तक के स्विंग्स तो कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 350-150 पे लगाना है, खरीदारी करनी है जिंदाल स्टेनलेस स्टील एंड पावर का फ्यूचर 366 के टारगेट के लिए। 356 में JSPL का फ्यूचर खरीदा 366 के टारगेट के लिए। मेटल्स में सब में धीमे धीमे खरीदारी का माहौल बन रहा है, और थोड़ी देर पहले माहौल बनाया था वेदांता में खरीदारी का। आशु सर ने भी 233.50 234 की रेंज में यह भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक्स धीमे धीमे ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आइए मुलाकात की जाए सेठी साहब से। सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक 2-3 मिनट पहले, कोई बात नहीं चलेगा। सेठी साहब स्वागत है आपका। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? थोड़ा 2 मिनट जल्दी आपको कनेक्ट कर लिया सर। नहीं, गुड आफ्टरनून अनिल जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, अब आप आराम से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी अपनी बात रख सकते हैं विस्तार से फंडामेंटल के साथ। क्या इरादा है आज बताइए। अनिल जी, 2 स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक। आजकल F&O के बड़े आने लगे आपके स्टॉक्स दिन में। अनिल जी, बाजार में F&O स्टॉक्स भी कई ऐसे आ रहे हैं जो अपने मतलब फंडामेंटली अच्छे हैं और टेक्निकल लेवल्स पे है, तो उस लिहाज से वो भी आ रहे हैं। कल SRF दिया था, देखिए कमाल कर रहा है स्टॉक। आज के खराब बाजार में भी अभी 2% ऊपर है। हाँ, कल ऐसा। और पिछले हफ्ते भी आपने वो कुछ मेटल्स वाले दिया था, राइट। इसलिए थोड़ा फोकस करो सर। दोपहर में भी
हाँ, बढ़िया आ रहे हैं एफएनओ वाले भी। बताएं सर, आज का पहला शेयर। अनिल जी, आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक का नाम है, आज फार्मा सेक्टर फोकस में है, तो स्टॉक मैंने फार्मा सेक्टर से पिक किया है। स्टॉक का नाम है एफडीसी, जो कि अभी 248-49 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक मिड साइज इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस के कारोबार में है और इनके कई सारे ब्रांड्स पॉपुलर है, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर जो हम सब जानते हैं, जिसका उस सेगमेंट में 72% मार्केट शेयर है। फिर जीफी करके एक इनका ब्रांड है, उसका 24% मार्केट शेयर है अपने सेगमेंट में। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और ऑप्थेल्मिक सेगमेंट में। 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और इन्होंने कोविड के टाइम पे फेविपिराविर जो ड्रग है वो भी लॉन्च किया था। तो एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 19%, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, जीरो डेट इक्विटी है और एफआईएस भी अराउंड 9.92% स्टॉक में ओन करते हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 245 रुपए का। 265 का टारगेट और 245 का स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। 255 आ भी गया, क्या बात है। तेज दौड़ लगाता हुआ एफडीसी। सेठ साहब की रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक्स में एक्शन तो आता ही है, आप भी जानते ही हैं। आइए तो एक कैश और एक फ्यूचर, तो अब जो स्टॉक आएगा सेठ साहब की तरफ से वो फ्यूचर्स वाला है, राइट? सेठ साहब बताएं सर। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक जिसमें आज खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट जुलाई फ्यूचर्स, जो कि अभी 224 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। देखिए अनिल जी, इसका कंपनी का मर्जर सोनी के साथ होना है, जो कि हम सबको मालूम है। उसके कुछ क्लियरेंसेस के लिए अवेटेड है, वो जल्दी आने चाहिए मुझे लगता है। बाकी एक बार वो होने के बाद एक बहुत ही दमदार कंपनी बन जाएगी, एक इंटरनेशनल एमएनसी ओन्ड कंपनी जिसमें सोनी वुड ओन अराउंड 53% स्टेक, भारत में 33% इनका मार्केट शेयर, लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री। फिर आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म भी Z5, सोनी लिव है, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन। और जो फंड इन्फ्यूजन जो फॉरेन पार्टनर ने किया है वो आ रहा है 300 के प्राइस पे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अपने इसके हाईज थे कुछ 375 रुपए के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बट ये लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 235 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 215 का स्टॉप लॉस रखना है। तो 235 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस। जी एंटरटेनमेंट फ्यूचर्स में करे खरीदारी और एफडीसी यहां पर करनी है आपको खरीदारी। 265 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस, दोनों पर है हमारी नजर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। अब चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, ग्लोबल बाजार की बात करूं तो डाउ फ्यूचर्स में नई जान आपको आती हुई दिख रही है सर। 75 पॉइंट ऊपर आज के डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे हल्की फुल्की बढ़त या हल्की फुल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब 75 ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं डेज हाई पर। नास्डैक फ्यूचर्स में भी एक्शन बन रहा है, करीब 0.5% ऊपर है। यूरोप के बाजार सुस्त हैं आज, क्योंकि कल पॉजिटिव बंद हुए थे, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यूरोप के बाजारों में भी आई है। थोड़ा थोड़ा कच्चा तेल भी मूव कर रहा है। ब्रेंट अब वापस $100 पर आपको आते दिखा है। एशिया में भी ठीक ठाक आज के लिए एक्शन था। बताएं सर, हमारे बाजार थोड़े फिसले हैं, बट फ्यूचर्स और बाकी ग्लोबल बाजार इस समय हल्की सी रिकवरी के मोड में, क्या राय है आपकी? दीप, ये तो वो वैसा है, कौन सा सिंगम में आया था ये चीटिंग है मैं नहीं खेलूंगा टाइप्स। 2 दिन से है ना डाउ फ्यूचर सारे नीचे नीचे और हमारा मार्केट गिरता नहीं। आज डाउ फ्यूचर ऊपर है, हमारा मार्केट गिरता है। कैसे मतलब? ये तो कोई ठीक बात नहीं ना। मतलब या तो फिर ये कि हमेशा उल्टा ही चले, तो फिर हमें समझ में आए कि जो डाउ फ्यूचर कर रहा है उसका उल्टा करना है। आप देखो पिछले दोनों दिन से डाउ फ्यूचर खराब है, हम तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर के आधा एक घंटा छोड़ दे अलग बात है। आज डाउ फ्यूचर ऊपर है, ऊपर से अमेरिका में इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब करे तो क्या करे, क्लोजिंग 16,000 के नीचे देगा कि नहीं देगा, लगभग वहाँ पर है। बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे क्लोजिंग देने को तैयार होता दिख रहा है, अब तक तो कम से कम वही दिख रहा है। सो ऐसे में करेंगे क्या आदमी? कुछ नहीं, मैं खाली आपको डेटा बताता हूँ। आज मेरा डायरेक्शन देने का मूड ही नहीं है। निफ्टी 16,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 16,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 63 लाख शेयरों का, और 16,000 के कॉल्स पर ही 66 लाख शेयरों का है। 47 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो दबाकर 16,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है। आपको क्या चाहिए? पहली चीज, 3 बजे तक अब आप फ्रेश लो ना बनाएं। 1 मिनट, फ्रेश लो का मतलब है मेरा 15,968 का लो है स्पॉट लेवल पर निफ्टी में, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
और अगर 16,050 के ऊपर आप टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग आपको 16,000 के कॉल राइटर्स की आती हुई दिखेगी। तब आपकी जो क्लोजिंग होगी आज की निफ्टी की वो 16,100 से 150 की रेंज में हो सकती है, यानी कि 100-150 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है अगर 3 बजे के पहले आप 16,050 को पार कर जाएं तो। और अगर 3 बजे के पहले आपने क्लोज अगर आज का लो तोड़ दिया तो फिर आप नीचे में 15,925 15,850 की रेंज में कहीं जाएंगे, यानी कि मूव जो भी आएगा बड़ा आएगा। नहीं तो आमतौर पर मैं बोलता हूँ कि सुस्ती रहेगी, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज अगर मूव आएगा तो बड़ा आएगा। ब्रॉड रेंज जो दिख रही है 15,950 16,050 की दिख रही है बचे हुए समय के लिए, क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग है 16,000 के पुट और कॉल पर दोनों पर बराबर है, लेकिन हाँ 16,000 पे आज का कॉल राइटर है वो थोड़ा सा रिस्क पर है। उस लिहाज से आज आपको 16,000 के लेवल पर ही पूरी नज़र रखनी है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए ऊपर जाएंगे तो कितना जा सकते हैं, 16,100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,13,00,000 शेयरों का। ऐसे में 16,100-150 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन पर अगर ऊपर पहुंचते तो। बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक एक ही लेवल है और वो है 35,000 का। 35,000 के पुट पर 21 लाख शेयर है और 35,000 के कॉल पर दबाकर राइटिंग हुई है 32 लाख शेयरों का है। सो अगर अब आप वापस 35,000 के ऊपर 3 बजे तक नहीं आते, जिसकी संभावना कम है, तो आज आपकी खराब क्लोजिंग होती दिख रही है। और उस खराब क्लोजिंग में अगर आप 34,900 के नीचे बंद होते तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करके जाना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर, क्योंकि तेजी की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की थी। अगर खराब होना है, हो सकता है निफ्टी आज आपको 16,000 के नीचे क्लोज ना भी दे, थोड़ा उसके आसपास दे, एक दिन और इंतजार करने को कहे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे बंद होता है तो आपको निश्चित तौर पर अपनी लॉन्ग पोजीशन आज की रात की फेड की अहम बैठक इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए बिल्कुल डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशन कम करनी चाहिए, जो मैं आपको 3:20 पर बता दूंगा। अगर समझिए आप नीचे बने रहते हैं 34,900 के नीचे, तो अगला बड़ा सपोर्ट जो आएगा वो 34,550 का आता है। बीच में छोटे छोटे हैं 34,650 725 850 छोटे हैं, 850 पर तो आप हैं ही, बट अगला बड़ा सपोर्ट 34,550 से पहले नहीं है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये है दीप आपके लिए डेटा। तो निफ्टी में 16,000 मेक और ब्रेक लेवल है, बैंक निफ्टी में 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है जी। बिल्कुल, तो मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास ही आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी इस समय दिख रहे हैं। बड़ा इवेंट है, उससे पहले बाजार तो थोड़े बाकी ग्लोबल बाजार थोड़े ठीक है, हमारे बाजार थोड़े सुस्त आपको जरूर दिख रहे हैं, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। आईडीबीआई बैंक, इस पर रखिए नजर, एक अच्छी मूव अभी अभी इस चार्ट पर आपको आती हुई दिखी है। नतीजों का अभी पूरा एक्शन है और माइंड ट्री के आने वाले नतीजे। आइए कुशल से एक बार जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल, मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री अपने सबसे पहले नंबर्स घोषित करेगी यहाँ पर, और स्पेसिफिकली अगर आप कंपनी की डॉलर है देखें तो वहाँ पर अच्छा रुझान है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी 1-1.5% की तेजी थी, आज भी ये मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ठीक ठाक लगाई जा रही है। 4% की ग्रोथ डॉलर आय पर आ सकती है लगभग 39.9 करोड़ पर, और साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 575 करोड़ पर रह सकता है, करीबन 4.5% की ग्रोथ के साथ। हालांकि मार्जिन्स, अगेन ये एक बड़ा कंसर्न तमाम आईटी कंपनियों के लिए अभी तक बनता हुआ नजर आया है, और यहां पर 18.7% हम मार्जिन से अनुमान करके चल रहे हैं। लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का कट आपको यहां पर आता हुआ दिख सकता है। तो लार्जली मार्जिन फ्लैट रहने का अनुमान है। अगर बड़ा कट आता है तो इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा। बाकी जितनी भी आईटी कंपनियां अभी तक नंबर्स डिक्लेयर करेंगी उसमें अनुमान यही था कि ये गिरते हुए नजर आएंगे, जबकि यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट एक्सपेक्टेड है 475 करोड़ पर। डेफिनेटली यही देखना है कि यहां पर कंपनी की जो कमेंट्री रहती है, खासकर आगे चलकर जो डील पाइपलाइन है उसको, और साथ साथ अट्रिशन दर, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी कमेंट्री में, जिस पर बड़ा फोकस हमारा बनना चाहिए। माइंडट्री का जून तिमाही का अनुमान इस वक्त आपके लिए आता हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आज नतीजे भी आने वाले, देखते किस तरह के रहेंगे रिजल्ट्स। और आइए बढ़ते आगे, और कुणाल जी और राकेश जी कुछ विशेष। सर कौन सी पिक देनी है आपको? पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द सीरीज, पिक ऑफ द वीक, स्पेशल पिक, कुछ लाइफ में स्पेशल करना चाहते हैं हम? अनिल जी हम दे रहे हैं ब्लॉकबस्टर पिक ऑफ द डे। अनिल जी ब्लॉकबस्टर, अब ये ब्लॉकबस्टर का बिल्कुल कहाँ से बनाऊं मैं? डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा आने लगी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने तो कहा था इसका नाम रखना चाहिए ब्लैक चेक पिक ऑफ द डे। मैंने कहा वो
शायद उचित नहीं होगा। अच्छा। तो अनिल जी नाम चेंज करके मैंने कर दिया है ब्लॉकबस्टर पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी जो भी बिगुल अवेलेबल है वो बजवा दीजिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पिक ऑफ द डे का बजा अनिल देता जी हूँ। बैंड कैसा भी हो अनिल जी। हाँ अनिल जी नतीजा तो वही रहता है अनिल जी। बैंड तो बाद में, ओके सॉरी, जिसकी बस्ती उसकी बस्ती, सबकी बात नहीं कर सकते हम, कॉमन और जनरलाइज करना भी नहीं चाहिए। ओके, कुणाल जी के लिए बैंड नहीं, सॉरी, बिगुल बजाइए, और बिगुल पिक ऑफ द डे का बजाइए। ब्लॉकबस्टर आगे अपने आप हो जाएगी, पिक तो ब्लॉकबस्टर पिक ऑफ द डे हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर आपको करना है, हम पिक ऑफ द डे का बिगुल बजा रहे हैं। बताएं सर। अनिल जी देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम बन रहा है, और जिस तरह का मोमेंटम डीएलएफ में बना है, लोढ़ा में बना है, अब वो मोमेंटम आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारी ब्लॉकबस्टर पिक ऑफ द डे है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसके चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इन स्तरों पर। तो इसको खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और इसको सिर्फ होल्ड करना है कल सुबह 11 बजे तक, और इसमें काफी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। 1290 1290 का स्टॉप लॉस है, 1390 1390 पहला टारगेट, 1480 1418 दूसरा टारगेट, और ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है हमारा स्पेशल पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी जय ने डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड करा, सुबह शुभम ने भी रिकमेंड किया था, तो अनिल जी मेरा भी समर्थन है, मेरा भी सपोर्ट है, और ये जो यंग बॉयज क्लब है डॉक्टर रेड्डी को जो रिकमेंड कर रहा है, मैं भी अनिल जी उसमें शामिल हूं, और मुझे लगता है यहाँ पर 4700 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों कॉल ऑप्शंस जो शुभम ने भी रिकमेंड करा है और जो जय ने भी रिकमेंड करा है, इसमें ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने का है। पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी करें, 1290 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है, 1390 और 1480 के टारगेट के लिए यहाँ पर बुलिश है कुणाल जी और राकेश जी, और डॉक्टर रेड्डीज पर भी बहुत बुलिश है। वो डॉक्टर रेड्डीज पे भी आप दोनों बुलिश है या आप इंडिविजुअली बुलिश है राकेश जी? नहीं अनिल जी, सामूहिक अनिल जी दोनों। अनिल जी दोनों है, दोनों है, क्रेडिट भी और अनिल जी डेबिट भी दोनों को मिलना चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, 50-50 दोनों ही बुलिश हैं आज आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में है, और एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित बगड़िया जी। तो सुमित जी को लाइफ लाइन यूज किया जाए, फोन अ फ्रेंड बिगुल। सुमित जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार अनिल जी। मेरे पास एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और एक एक्सपायरी ऑप्शन है। तो पहले एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन की बात करते हैं। मार्केट ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक मेरे को लग रहा है वो एक यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है, और कोइंसिडेंटली स्टॉक के नाम में भी सॉफ्ट है। स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट। 344 345 का अभी भाव चल रहा है। बी सॉफ्ट के अंदर, बिरला सॉफ्ट के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव, एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 350 वाला कॉल 8 रुपए 25 पैसा 8 रुपए 30 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बी सॉफ्ट के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से 355 रुपए से लेके 360 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 335 नीचे में सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस होगा। तो ऑप्शन में 350 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट के 350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके तो बिरला सॉफ्ट का 350 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 8.25 रुपए के आसपास खरीदें। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये तो ऑप्शन वाली है। एक्सपायरी का ऑप्शन वो तो आएगा किसी न किसी इंडेक्स में। तो सुमित जी बताएं एक्सपायरी का ऑप्शन। बिल्कुल अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन आएगा इंडेक्स में, और वो है निफ्टी में। एक आज लास्ट 3 दिनों की करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेने का मन कर रहा है, और मेरे को लग रहा है कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे तेजी का व्यू लेके काम करना चाहिए। 15,950 का कॉल जो कि कल की एक्सपायरी का है, इसके अंदर 101 रुपए का अभी भाव चल रहा है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 16,000 के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा तो 100 से 150 पॉइंट का बाउंस बैक हमें निफ्टी में यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो 15,950 के कॉल का ऐसे में टारगेट बनेगा 151 रुपए से लेके 201 रुपए तक का। 15,950 का कॉल खरीदारी करें, 51 रुपए का एसएल, 101 का भाव, 151 और 201 का टारगेट। ओके तो खरीदना कितने में है?
अभी सीएमपी अनिल जी 102 चल रहा है। 101 में बोला ना आपने तो, हाँ ठीक है, 100 अभी 100। अच्छा, अगर समझो कहाँ है अच्छा सुमित जी तो फोन पे ना, समझो फोन क्या, पे वो अनिल जी हो, अरे सुमित जी लाइव होता तो मैं आपके एक्सप्रेशन देखता। सुमित जी अगर समझो किसी दिन आपका ऐसा, अभी तो भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, उम्र भी आपकी काफ़ी लंबी है, समझो आपको कोई एक्सचेंज का चीफ बनने का मौका मिल जाए या सेबी का चीफ बनने का मौका मिल जाए, तो क्या आप सारे स्ट्राइक प्राइसेस 15,950 की जगह 15,951 कर देंगे? अरे अनिल जी, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपने ऐसी मीठी मीठी और बढ़िया बढ़िया बातें कही है और एकदम अच्छी बातें कही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सब लिफाफा लेवल वाले ही होंगे आपके स्ट्राइक प्राइस सारे? अब अनिल जी ऐसा है 16,101 का कॉल ऑप्शन प्राइस, ऐसे ही करेंगे? अनिल जी देखिए, बदलाव जरूरी है, तो जब अगर कभी ऐसा मौका अगर मिला तो कुछ तो बदलाव करेंगे अनिल जी, और बदलाव अगर शगुन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ हो तो उसका मजा बदल जाता है। तो जरूर अगर ऐसा मौका मिला तो जरूर करूंगा ऐसे कुछ बदलाव। हाँ कुणाल जी, आपके इस बदलाव के ऊपर ही कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, कुणाल जी के पास पहुंचू, जब तक जल्दी से एक बार स्टॉप लॉस बताएं सर। 51 ही होगा, इसमें क्या बताना? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 51 बिल्कुल 101 पे लेना, 51 पे स्टॉप लॉस, 151 और 201 पे देना। कुणाल जी विशेष टिप्पणी जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल अनिल जी, मैं शुभकामनाएं भेंट करना चाह रहा हूं अनिल जी, सुमित जी को। अनिल जी मेरी ओर से अनिल जी शुभकामनाएं। अनिल जी जो आप सेबी चीफ वगैरह बना रहे हैं वो ये बन जाएं तो थोड़ा अनिल जी कंपटीशन कम हो जाएगा। अनिल जी ये जो चर्चा चल रही है तो अनिल अच्छा विचार है अनिल जी, बिल्कुल। हाँ आपका तो हर तरह से कंपटीशन है, चुनाव में भी खड़े होने के मामले में सुमित जी बिल्कुल बराबर आगे हैं। चलिए, सुमित जी की तरफ से निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है 15,950 का इन द मनी वाला, कल की एक्सपायरी का, ये है आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है कच्चे तेल में, और कच्चे तेल का दाम महीने भर में वैसे तो 20% घटा है, लेकिन उसके बावजूद संकट नहीं हुआ है खत्म। क्यों, क्या संकट बाकी है, क्या कुछ हो रहा है कच्चे तेल में, बता रही है हमारे नेहा हमारे साथ है इस वक्त। नेहा बताइए। सर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको एनर्जी मूवमेंट का वॉचडॉग माना जाता है, उनके फती बिरोल साहब जो हैं चीफ है, उनकी तरफ से बयान आया है कि अभी तक आपने जितना एनर्जी क्राइसिस देखा है, शॉक देखा है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब आगे और शॉक बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि काफी लंबे समय के बाद हमें इस तरह का असमंजस तेल के बाजार में देखने को मिल रहा है, और इन्होंने कहा कि एक तरह से अच्छा ही है कि ये जो ग्लोबल डिमांड आउटलुक है ये थोड़ा सा घटा है, थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, और रशियन सप्लाईज थोड़ी बहुत एशियन मार्केट्स में जा रही हैं, वरना स्थिति बहुत ही खराब होती, तेल की कीमतों में बिल्कुल आग लग गई होती। जिस तरह के कीमतों का जिक्र हमने पिछली बार किया था लिंक में, शायद वैसी स्थिति बन गई होती। लेकिन डिमांड साइड को लेकर जो स्थिति डगमगाई हुई है, उसकी वजह से जो सप्लाई टाइटनेस है वो उसकी वजह से कीमतों में आग नहीं लगी है। लेकिन प्रॉब्लम इसका फ्लिप साइड ये है कि असमंजस बहुत है। अब आज ही कल हमने देखा, कल के सत्र में 8% एकाएक तेल की कीमतें गिर गई। अब हम देख रहे हैं कि फिर से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। WTI $97 के ऊपर आ गया, $100 के ऊपर ब्रेंट आ गया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये जो असमंजस वाली स्थिति है सर, ये बहुत ही चौंकाने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सप्लाई क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स में ज्यादा पैसा जाने लगा, उस वजह से कमोडिटी की कीमतों में प्रेशर आया है। प्लस अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब चले तो गए हैं मिडिल ईस्ट में बात करने के लिए, लेकिन IEA ने खुद ये बात सामने आके कही है कि ना तो सऊदी अरब ना UAE, जो कि ओपेक के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और सदस्यों में से आ जाते हैं, इनमें से किसी के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो तेल के बाजार में ये जो कमी अभी हम झेल रहे हैं सप्लाई साइड में, उसे पूरा कर सकें। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगस्त तक हो सकता है कि इन दोनों की जो कंबाइंड स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो गिरकर 22 लाख बैरल प्रतिदिन पे आ जाए। तो इस तरह की सप्लाई की टाइटनेस भी बनी हुई है, और अभी काफी हद तक कीमतों को उठने से फिलहाल ये जो डिमांड को लेकर जो रिसेशन की चिंताएं बनी हुई उसने रोक कर रखा है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि इस असमंजस के लिए अभी हमें कुछ समय और आप कह सकते हैं झेलना पड़ेगा। ये अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है कि अब डबल डिजिट कच्चा तेल होगा या ट्रिपल डिजिट कहीं और भाग जाए, ये कहना बिल्कुल अब मुश्किल हो गया। हमें वही लगता है $95-100 के आसपास आता है, वहाँ रुक जाता है, 115-120 के आसपास आता है, वहाँ भी रुक जाता है। वो भी एक अच्छी बात ही एक तरह से देखा जाए तो इस रेंज में कच्चा तेल है, और इस कच्चे तेल की ये रेंज जल्दी से टूटने वाली कम से कम नीचे की तरफ तो नहीं दिख रही है।
अच्छी बात तो आपने नहीं बताई, फिर भी धन्यवाद तो हमें देना ही पड़ेगा, परंपरा है हमारी। धन्यवाद पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा तो नहीं लगा बताते हुए सर, लेकिन ये हमारे व्यूअर्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उन्हें शॉकर ना लगे। सेम ईयर सुनते वक्त भी अच्छा लगा। ओके, चलिए आइए बढ़ते आगे। बसिन साहब है हमारे साथ तैयार, करते हैं स्वागत उनका भी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट और आउटलुक। LTTS तो आपने बताया भी था कि 3200 के आसपास पहुंच चुका है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दीजिए। मैंने आपके कहे अनुसार उस समय शो में था, दे भी दी। अब बताएं सर अपडेट्स। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज एक बड़ा दिन है बिकॉज ऑफ दोज इन्फ्लेशन नंबर्स। मार्केट सारा डिस्काउंट कर रही है, लेकिन आपको पता है रुपी, डॉलर और ये सब, लेकिन मेटल्स की तेजी देखिए। आपको हिंडाल्को, NMDC, जिंदल स्टील तीनों कहे हुए थे वो आउट परफॉर्म है। कोटक हैज हिट न्यू हाई। तो जहां जहां प्रॉफिट भी 2.5, 3%, मेटल्स में तो 5% आ गया, वहां बुक कीजिए। अब आपके लिए 2 पिक्स है, और आज जो भी होएगा अनिल जी, कल मेरे हिसाब से बाजार वापस 16,000 रिक्लेम कर लेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है। 16,500 से पहले ये इंडेक्स रुकने नहीं वाला। अब देखें कल क्या आता है, और उसके ऊपर ही हम मार्केट की दिशा कल देंगे। सो बी लाइट बट बी प्रिपेयर्ड। इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग फिर आप फिर मिस करेंगे। आपके लिए 2 पिक्स है अनिल जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं। प्लीज बताएं 2 पिक्स, और आज की थोड़ी सी रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि बड़ी इवेंट है जैसा वसीम साहब आपको बता रहे हैं। तो शाम को जो पोजीशन रखे ट्रेडिंग की वो संभाल कर रखे, कल से सब कुछ फिर से ठीक ठाक। बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आप देख रहे हैं अब डिफेंस स्पेंडिंग, और जहां से उसको ऑल ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम मलेशिया फॉर तेजस, ये सब फ्रक्टिफाई करेगा। इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। प्लस रुपी में जो डीलिंग की बात आ गई, उससे मेरे को लगता है तेजस और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक BEL को भी री रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि डिफेंस इज अ प्रायोरिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो 1725-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1685। 1850 का भाव मुझे वापस दिखता है। दिस इज करेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम 1900। वापस लीजिए, ये सबसे प्रीमियम शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, फ्लेवर बहुत अच्छा फार्मा में है, तो मुझे इप्का लैब बहुत पसंद है। इट हैज अ वेरी गुड जेनरिक मार्केट और लोकली भी डूइंग वेल। 970-72 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 955, 990 to 995 का टारगेट। ओके, तो 2 स्टॉक से जहां खरीदारी करने की राय, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर 1685 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 1825 के टारगेट के लिए खरीदें। इप्का लैब 970 के आसपास, 972 के आसपास, 955 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, 990 और 995 के टारगेट के लिए ये भी खरीदना है। 2 बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात, और मुलाकात होगी कल सुबह 9:45 बजे, 9:45। इस बीच आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले थोड़ा मामला ढीला तो है, लेकिन ढीले मामले में भी आइए कुछ एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, और उसके बाद आएंगे आपके लिए ACC के नतीजों का अनुमान। पहले वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, काफी टाइम के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, और एक टाइम पे ये स्टॉक मेरा फेवरेट हुआ करता था। स्टॉक है ओरो फार्मा, जिसमें BTST में रिकमेंड कर रहा हूँ। पिछले लगभग 2 महीने का टॉप इसने ब्रेक किया है 553-54 का, भी 500 558-59 के आसपास है। मुझे लगता है ये 580-585 तक जाने के लिए तैयार है 1 से 2 दिनों में। शायद कल ही आपको 10 से 12 से 15 रुपए मिल सकते हैं। आप 552 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 6 से 7 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर में लगता है मुझे 18 से 20 रुपए मिलने चाहिए। ओके, औरोबिंदो फार्मा ये खरीदें आप। 5% आज ऑलरेडी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिन के हाई पॉइंट पर। कल के लिए BTST के लिहाज से खरीदें आप, ये मानना है वागले साहब का। 585 का टारगेट तैयार है नितिन जी। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर क्या करना है। सर निफ्टी का डेटा कल से ही नेगेटिव बन रहा है। कल हमने देखा था 8% ओपन इंटरेस्ट एडिशन थी, आज भी 4.5% OI एडिशन है। तो लग रहा है कि 16,900 की तरफ जाना चाहिए। उसको देखते हुए हम यहाँ पे 16,950 की पुट ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस 60 से 61 रुपए में अभी आपको मिलती है। तो ये हम 15,950 की पुट ऑप्शन, 15,950 की 60-62 में मिलेगी, और इसका स्टॉप लॉस 30 रुपए का होगा और टारगेट 115 रुपए के होंगे।
ओके 15,950 की कल की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीदना है नितिन जी को। यहाँ पर मंदी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही, तो थोड़े थोड़े तेजी और मंदी दोनों के तरफ के बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं। अभी इंटरेस्टिंग है, 15,950 का एक कॉल ऑप्शन सुमित जी ने दिया, नितिन जी ने भी पुट ऑप्शन दिया। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसा आ सकता है, बहुत सारे लोग, कि हम तो कन्फ्यूज हैं। व्हेन इन डाउट स्टे आउट, कुछ मत करो। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है तो आपको जिसका समझ में आ रहा है, नितिन जी का समझ में आ रहा है नितिन जी के साथ जाएं, सुमित जी का समझ में आ रहा है सुमित जी के साथ में जाएं, और अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो किसी के साथ ना जाएं, खुद के साथ रहें, ये आपके लिए बढ़िया होगा। आइए तब तक चलते हैं हम अरमान के साथ, जो बताने वाले हैं हमें एसीसी के नतीजों के बारे में। कल आएंगे नतीजे और इसी के साथ सीमेंट कंपनियों के नतीजों की हो जाएगी शुरुआत, और आज सारी सीमेंट कंपनियां मजबूत नजर आ रही है। तो ऐसे में देख लेते हैं अनुमान कैसे रहेंगे, रिजल्ट्स बताएं। सर एसीसी के जो अनुमान है, जैसे अगर जो आय के अलावा अगर आप देखेंगे तो सब जगह दिक्कत ही दिखने को वाली है। उसका रीज़न आय, तो अगर आप देखेंगे जो आय में लगभग आपको 12% का उछाल देखने को मिल सकता है। उसके दो कारण है, एक तो जो इनकी नई कैपेसिटी आई थी उसके कारण वॉल्यूम में ग्रोथ दिखेगी आपको 8 से 10% की, और इन्होंने जो कुछ जो प्राइस हाइक ले पाए थे थोड़े बहुत, उसके कारण जो रियलाइजेशन पर टन है वहां पर भी आपको लगभग 1% की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। अब बात आ जाती है मेरे कामकाजी मुनाफे पर। अब कामकाजी मुनाफे में जो इनके पेट कोक है, कोयला है, उसके जो भाव है वो एलिवेटेड और ऊपरी स्तर पर थे, और वो हैं वो पास ऑन नहीं कर पाए, तो उसके कारण आपको कामकाजी मुनाफे में लगभग जो हमारा अनुमान है वो 32% की कटौती देख सकते हैं। और इसी के चलते जो मार्जिन्स हैं वो लगभग 22.5% से घटकर लगभग 14% या 13.6% के आसपास आने का अनुमान है। और इसी के साथ साथ मुनाफे में भी लगभग आप 39.4% या 40% की कटौती देख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ है कि जो इनकी जो कैपेसिटी आई थी और जो कैपेसिटी आने के बाद जो इन्होंने प्राइस हाइक जो थोड़े बहुत ले पाए थे उसके कारण आय संभलेगी, बाकी सब पैमानों पर पेन देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है एससीसी जिसके आने वाले हैं कल नतीजे, और नतीजों की शुरुआत हो रही है सीमेंट कंपनियों की। शरद जी राय आपसे लेना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, अगर एससीसी पर दे पाएं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सीमेंट शेयरों पर दीजिए राय, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, और रिजल्ट के पहले कुछ खरीदारी बिकवाली करने का अगर आपका मन है तो वो भी बताएं। देखिए जनरली अक्रॉस द बोर्ड जब मैं नंबर्स देखता हूं तो मुझे लगता है सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां जेन्युइनली आपको नंबर्स खराब दिखेंगे, बट सीमेंट के बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं वो आपको पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छे दिखेंगे। तो टोटल अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा लीप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद। जो टीटीएम अर्निंग्स ब्रॉड इंडाइसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। सीमेंट के नतीजे कमज़ोर रहेंगे, एसीसी के नतीजे भी कमज़ोर रहेंगे, बट जिस तरीके से तेल और इसके कॉस्ट्स वगैरह नीचे आ रही हैं, पेटकोक में अभी तक कोई करेक्शन नहीं आई है, बट बाकी चीज़ों में काफ़ी अच्छी करेक्शन आई है। तो मुझे लगता है और ये एक आधा क्वार्टर हो सकता है इनके लिए और थोड़ा सबड्यूड रहे, क्योंकि मॉनसून में तो कोई ऐसा डिमांड रिवाइवल आएगा नहीं। बट ऑन द ग्राउंड मुझे लगता है जिस तरीके से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बूस्ट है, डिमांड में कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत सेंटिमेंट स्पॉइलर प्ले किया है, और वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है एसीसी इन वैल्यूएशंस पे काफ़ी डिसेंटली प्राइस्ड है। मुझे ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है, रैदर यहाँ से 25% की अपसाइड ही बननी चाहिए। और छोटे स्टॉक्स में डालमिया भारत, बिरला कॉर्प, ये सब काफ़ी डिसेंटली वैल्यूड है। बिल्कुल। और डालमिया भारत की सर आपने बात करी तो वहां पर एक स्पाइक भी आपको आते दिख रहा है। डालमिया भारत इनफैक्ट इस समय अच्छे एक्शन में दिखेगा आपको। 3% की तेजी डालमिया भारत के चार्ट पर दिख रही है। एक बार जरा चार्ट चेक भी इसका लिया जाए। जय है हमारे साथ। जय जरा देखें डालमिया भारत का चार्ट। बिल्कुल दीप, जहाँ तक डालमिया भारत का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप इसमें थोड़ा बहुत जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें कुछ दिनों से देखने मिल रहा है, उसका एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आना चाहिए इस लेवल से, करंट लेवल से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 4 to 5% का मूव मिनिमम आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। डालमिया भारत में पॉजिटिव एक मूव देखने मिल सकता है आपको। अगर मैं लेवल्स दीपांशु अगर देख रहा हूँ इसके, एक मिनट हाँ जी। तो जहां तक मैं इसके लेवल्स देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 2950 3000 तक के जो लेवल्स है, 3000 ये लेवल्स तक अगर आता है बाउंस, अगर इसमें देखने मिलता है आपको, then I think it should be the ideal level to book out profits अगर किसी का भी होल्ड है। बिकॉज ऑन द लोअर साइड मैं ये देख रहा हूँ कि 2700-2750 की जो रेंज है डालमिया भारत शुगर्स की, दैट इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट लेवल। एंड
आई थिंक आई एम लुकिंग द रॉन्ग स्टॉक 1480 एक दूसरा जो है जी 1400 के लेवल्स जो है दीप मैं आई वाज लुकिंग एट द अदर स्टॉक सो 1400 के जो लेवल्स है इमीडिएट बेसिस पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीपांशु वो जब तक होल्ड आउट करते हैं तब तक आपको 1600 1650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बट 1400 अगर फेल करता है या ब्रेक करता है दीप देन आपको इसमें एक गिरावट देखने मिलेगी ये जो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ 1700 तक भी जा सकता है 1400 के लेवल्स होल्ड करता है तो ये है आपके लिए दालमिया भारत सीमेंट पर रखे नजर, ना कि दालमिया भारत शुगर जैसा जय पहले बता रहे थे, बट अब दालमिया भारत सीमेंट 1480 पर ट्रेड कर रहा है, बट एक अच्छी मूव आ रही है चुनिंदा सीमेंट काउंटर्स में। इंडिया सीमेंट्स भी थोड़ा एक्टिव आपको सुबह से दिख रहा है, बट नतीजों के बाद देखते हैं एसीसी में कैसी मूव आएगी। कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं, एक मूव आ रही है सुप्रीम पेट्रो में, अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सचित जी जरा देखें सुप्रीम पेट्रो का चार्ट फिलहाल 940 पर है और अभी एक सडन स्पाइक सुप्रीम पेट्रो में बनते हुए दिखा है, जरा देखें इसका चार्ट सर। वेल दीपांशु, आई थिंक ये एक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है एंड जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से नैरो रेंज बॉडीज बन रही है, अगर इसका मंथली का RSI देखें तो लगभग वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस ज़रूर होना चाहिए इफ़ समवन इज लुकिंग फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। बट इमीडिएट बेसिस पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 850 एक डिपेंडेबल सपोर्ट है। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी को पोजीशन रिटेन करनी है तो स्टॉप लॉस उनको 860 के आसपास ही लगाना चाहिए। अगर 860 के नीचे अगर स्लिपेजेस आते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है काउंटर में। एंड ऑन द हायर साइड एक काफ़ी बड़ा बैरियर बन चुका है अभी 990,000 का लेवल, तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल टूटता नहीं है तब तक फ्रेश मोमेंटम की उम्मीद ना करें एंड थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। थोड़ा कॉशियस रहेंगे, वैसे चार्ट अच्छा रहा है और नजर रखिए सुप्रीम पेट्रो पर फिलहाल आपको एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। शिल्पा मेडिकेयर सुबह से ही एक्टिव है, यूके के रेगुलेटर से इनकी एक फैसिलिटी को ग्रीन चिट भी मिली थी। शरद जी ट्रैक करते हैं शिल्पा मेडिकेयर, बेंगलुरु प्लांट को यूके रेगुलेटर से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला था और अगेन फार्मा हेल्थ केयर में थोड़ा रोटेशन इस समय बाजार दिखा भी रहा है। कोई राय इस चार्ट पर? मैं नहीं ट्रैक करता इसको, सॉरी। मेडिकेयर जो आज 6% मजबूत है। आइए बढ़ते हैं आगे। L&T इन्फोटेक जो स्टॉक आज बेहद मजबूत था, सुबह बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आया, उसके बाद मुनाफा वसूली भी आई, लेकिन आएंगे रिजल्ट्स कल और ये रिजल्ट्स कैसे रहेंगे जरा जानने की कोशिश करते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है रिजल्ट्स का अनुमान लेकर। कुशल, 3,999 के फेयर में है ये स्टॉक, पूरा 3,999 वही फेयर में ही लग रहा है सर। फेयर में लग रहा है, रिजल्ट भी ऐसे ही है, नंबर्स भी ऐसे ही लग रहे हैं, मिक्स नंबर्स है क्योंकि डॉलर आए तो अच्छी रहेगी, बट अगेन मार्जिन्स और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। माइंडट्री के मुकाबले L&T इन्फोटेक यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर्स थोड़े से और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। डॉलर आए करीबन 2% बढ़कर 58.2 करोड़ पर रह सकती है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 3.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली मार्जिन्स पर इधर ज़्यादा इंपैक्ट एक्सपेक्टेड है। 17.3% पिछली तिमाही में थी, इस बारी हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 15.1% की मार्जिन्स हैं, तो करीबन 2% की गिरावट मार्जिन्स के स्तर पर आती हुई नजर आ सकती है। मुनाफे की जहां तक बात है 9% गिरकर 580 करोड़ पर यह आंकड़ा रह सकता है। बट मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स पर्टिकुलरली आप देखें तो यहां पर बड़ी गिरावट आ सकती है वर्टिकल की परफॉर्मेंस वाइज। डील पाइपलाइन पर डेफिनेटली कमेंट्री हमें देखनी होगी और यहां पर भी अगेन जो अट्रेशन दर रहेगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो डॉलर आय में अच्छी तेज़ी है, बट अगेन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो कामकाजी मुनाफा और साथ ही मार्जिन्स हैं वहाँ पर दबाव एक्सपेक्टेड है। थोड़ा मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है जहां तक L&T इन्फोटेक का सवाल है। एग्जैक्टली 4,000 से 1 रुपया नीचे ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। देखते हैं माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये भी इस हफ्ते ये नतीजे लेकर आने वाले, तो मिड कैप IT पर वापस थोड़ा फोकस इस समय बाजार का बनेगा। बट IT पर तो फोकस है ही, कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस पर फोकस रखे। KEC इंटरनेशनल जबरदस्त स्पाइक इस समय दिख रहा है, 10% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है और एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस रहा है। वैसे भी
भी L&T, KEC, सीमेंस जैसे काउंटर्स में हमने अच्छी मूव बनती हुई देखी है पिछले कुछ दिनों से, बट आज 10% की मूव आपको KEC इंटरनेशनल में आ रही है और पिछले कुछ दिनों का रुझान देखें तो और भी बढ़िया एक्शन इस काउंटर ने आपको दिखाया। इनफैक्ट एक महीने में 20-22% की तेजी इस पर बनी है। शरद जी, KEC पर आपकी नजर और कैपिटल गुड्स इंफ्रा पर वापस फोकस बन रहा है, थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस से भी इनका रिलीफ आएगा, रॉ मटेरियल मार्जिन्स पर। KEC पर कोई राय सर? हाँ, हमें भी ये स्पेस काफ़ी अच्छी लगती है। लार्ज कैप्स में L&T हमारी टॉप बेट है और KEC में भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इस साल लगभग 21 रुपये, अगले साल 32-33 रुपये, और ब्रॉडर जो इंफ्रा स्पेस में व्यू है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है 32 पे अगर आप 15 से 20 का मल्टीपल भी पकड़े तो मेरे हिसाब से 550-600 तक के लक्ष्य बिल्कुल पॉसिबल है KEC में। तो 600 तक के टारगेट्स KEC में आ सकते हैं। फिलहाल अच्छी मूव दिखा रहा है और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसी स्पेस है जो रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी चुकी है। कुणाल जी से एक बार चार्ट्स पर भी राइज दिया है। कुणाल जी, फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है, बड़े टारगेट शरद जी की तरफ से। चार्ट्स अब क्या कहती हैं आज की 10% की मूव के बाद? देखिए, काफ़ी सप्ताहों का एक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर एक बहुत शानदार पैटर्न बना है इसके चार्ट्स पर और नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना और 425 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिससे स्टॉक काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा था। आज आपने देखा कि बहुत ही डिसाइसिवली और बहुत कॉन्फिडेंटली स्टॉक ने इस लेवल को पार किया। 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि अब बड़ा मूव आ चुका है, मेरी राय में करेक्शन में बाय करें। अगर ये स्टॉक 435 के आसपास मिले तो खरीदारी की राय होगी और मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक 485-490 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा तो गिरावट में खरीदारी की राय। गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी। KEC इंटरनेशनल, ये आपके रेडार पर काउंटर रहना चाहिए इस समय। मूव भी इसमें बढ़िया आती हुई दिख रही है। जोमैटो पर रखिए नज़र। 2 दिनों से इस पर एक बाउंस बैक आपने आते हुए दिखा था, अब वो अपनी सारी गेंस गिव अप कर रहा है और फिसलते हुए आपको दिख रहा है। तो जोमैटो आई थिंक 2 दिनों में करीब 7-8% ये स्टॉक दौड़ा था, अब इस पर आपको बड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। वीक हो गया है दिन के ऊपरी स्तरों से। बट क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये एक और चार्ट है जिस पर एक अच्छा ब्रेकआउट इस समय दिख रहा है। सडन स्पाइक आया क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के चार्ट पर। किरण जी, जरा देखें CG कंज्यूमर 380 का लेवल क्रॉस करते हुए अभी अभी एक अच्छा स्पाइक आया सर इसमें। बिल्कुल एक अच्छा स्पाइक तो देखने को मिला दीप, और ऊपर से वापस एक बार बिकवाली भी देखने को मिल रही है। देखिए दीप, आज वॉल्यूम्स थोड़े से कम है मार्केट्स में, तो उसके वजह से ये स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। एब्सेंस ऑफ सेलर्स के वजह से जिस थोड़ा सा भी डिमांड आता है तो एक स्पाइक देखने को मिलती है, और ऐसे ही स्पाइक 376 से लेके 387-88 तक गया और उधर से वापस एक बार थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ट्रेड के लिए कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पर अगर मीडियम टर्म आउटलुक चार्ट्स का देखें तो एक अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो 370 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी, और पोजिशनली मैं मानता हूं कि आपको 410, 415 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। 410, 415 के टारगेट्स आ सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर रखनी है नजर। अपोलो हॉस्पिटल्स में एक ब्रेकडाउन बनते हुए दिख रहा है। बागले साहब जरा देखें अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट, अभी 3900 के नीचे गया सर। दीपांशु, वीक तो है लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इलिक्विड है। जैसे किरण जी ने कहा वॉल्यूम्स कम है, तो मैं थोड़ा सा बाउंस के लिए वेट करूंगा। बेचना भी है तो थोड़ा सा बाउंस पे ही बेचेंगे। ये लेवल नहीं है, आपको बेचना है तो लगभग एक 3890, 3895 ये लेवल पे बेचना है, और मुझे लगता है 3850, 3830 तक के नीचे जा सकता है। ओके, 3850, 3830 के नीचे आपको अपोलो हॉस्पिटल्स जाते हुए दिख सकता है। देखते हैं, रेडार पर रखिए इस काउंटर पर। बट इस समय ज्यादा प्रेशर जो बैंक निफ्टी का आ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान वेटेज वाइज अगर आप देखें तो वो HDFC बैंक का है। 1400 तक ये बाउंस बैक जरूर आया, बट अब ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जरा HDFC बैंक देखें, सुबह से ही थोड़ा कमजोर लग रहा था, अब ज्यादा प्रेशर बन रहा है। HDFC लिमिटेड भी 2.5% नीचे, HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट 2.5% नीचे। क्या करना है HDFC बैंक में? 1360 के लेवल पर जय आ रहा है इस समय।
जैसे थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, एक बार दोबारा उनके साथ रिकनेक्ट करते हैं और फिर राय लेते हैं। सचिन जी जरा आप देखें सर, 1360 HDFC बैंक फिसलते हुए इस समय। रहा है क्योंकि अब पिछले 2 दिनों से रिलायंस का भी वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा बना हुआ था, बट आई थिंक आज का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स ने बनाया है। तो जिस तरीके से वापस ये एक क्लोजिंग बनाने की तैयारी कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के नीचे, तो मुझे लग रहा है थोड़े से कंसर्न जरूर है यहाँ पर। इमीडिएट बेसिस पे जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बेस है वो लगभग अराउंड 1332 के आसपास का है। तो अगर ये पर्टिकुलर मूव कंटिन्यूड रही तो मुझे लग रहा है 1330 1332 के टारगेट के लिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स जरूर होल्ड किए जा सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना होगा लगभग अराउंड 1385 के आसपास। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ऊपर मैनेज हो गया ब्रेकआउट होने, तो मुझे लग रहा है उसके बाद काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी बन सकती है काउंटर में। बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से प्रेशर है, मुझे लग रहा है 1335 1332 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो 1335 तक ये काउंटर जा सकता है। फिलहाल 1360 का भी लेवल तोड़ते हुए दिख रहा है HDFC बैंक। जय हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए। जय, HDFC बैंक आपसे पूछ रहा था, वो तो सचिन जी ने बता दिया, पर आप भारतीय एयरटेल देखिए, संभलने एक 2 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, फिर संभलने की कोशिश कर रहा था, आज फिर से ब्रेकडाउन आ रहा है भारतीय एयरटेल में। क्या चल रहा है इस चार्ट में जय? बिल्कुल दीप, एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकडाउन हमें भारतीय एयरटेल में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जो हिसाब से इसने 680 के लेवल्स को ब्रेक किया था विद वॉल्यूम्स डे बिफोर यस्टरडे, वो ये क्लियर चीज इंडिकेट कर रहा था कि इसमें फर्दर आपको वीकनेस देखने मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है दीप भारतीय एयरटेल में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 620 का। सो 620 तक के लेवल्स भारतीय में टेस्ट होंगे। अभी ये ट्रेड कर रहा है लगभग 641 के आसपास स्पॉट में, तो और लगभग 20-21 रुपए की आपको गिरावट देखने मिलेगी। दैट वुड बी दी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर भारतीय डीप, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो एक बहुत ही बड़ी जो रेंज है भारतीय एयरटेल की, जो मैं कहूंगा लगभग 780 से लेकर 620 की रही है, उसका ब्रेकडाउन आपको उसके नीचे देखने मिलेगा, एंड दैट कुड लीड टू फर्दर वीकनेस इन स्टॉक। एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है 620 आपको लेवल्स श्योरली देखने मिलेंगे, जो हिसाब से वीकनेस बनी है। और ऊपर में अब जो रिवर्सल का लेवल है वो काफी दूर है, मतलब 650 से लेकर 680 तक की जो पूरी रेंज है, उसमें हर एक 1% पर 1.5% पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस काफी है, और एक सपोर्ट मात्र बचा हुआ है जो है 620 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज पिछले लगभग 6-8 महीनों से जो एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है, उसका लोअर लेवल 620 है। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त वागले साहब के लिए बिगुल का वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऊपर में टिक नहीं रहेगा, वीक है। इसका मेन कारण है रिलायंस, जिसको मैं अभी बेचना चाहूंगा। 2385 का करंट भाव है, 2400 का एक मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। आपको एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा 2405 का। मुझे लगता है ये अगर 2370 ब्रेक की कर दिया तो सीधा 2300 तक जाएगा, तो यहाँ से 70-80 रुपए की डाउन मूव के लिए प्ले किया जा सकता है 1 से 2 दिनों में। रिस्क होगी 20 रुपए, नीचे में 70-80 रुपए मिल सकता है। ओके, रिलायंस को बेचे, ये है राय। इसका मतलब निफ्टी में कमजोरी और है, और 15,800-850 कल आने की तैयारी में, ये तो संकेत नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी 34,800 के आसपास का है। तो आज की क्लोजिंग तो खराब हो रही है 16,000 के नीचे निफ्टी पर और 34,900 के नीचे बैंक निफ्टी पर। तो 2 दिनों से जो हम लगातार जद्दोजहद में लगे हुए थे कि ऊपर खराब संकेतों के बावजूद टिक रहा है, सप्लाई हो चुकी है, और अब आपको बाजार नीचे आते हुए आएंगे नजर। आइए बढ़ते आगे। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। वैसे तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं आशीष से। आशीष हमारे साथ हैं, तैयार? बताइए सर। यही कारण है कि घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जबरदस्त आ रहा है सर। पूरी जून तिमाही में मैं देखूं 51 लाख नए निवेशक जो है मार्केट में जुड़े हैं। हाँ। नहीं मार्केट में या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड मार्केट में, म्यूचुअल फंड नए फोलियो। हाँ हाँ हाँ।
और अभी जून महीने में 17-18 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। सो म्यूचुअल फंड के लिए तो खैर डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, ना भी खोले तो चल जाता तो है। भी चल जाएगा। तो 51 लाख लोग 51 लाख लोग सर बाजार में इतने ऊपर उतार चढ़ाव है, फिर भी उसके बाद अगर आप देखें तो भरोसा लगातार बना हुआ है। इन 51 लाख में से अगर आप देखें तो 35 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इक्विटी फंड्स को चुना है, बाकी सब ने जो है थोड़े से हाइब्रिड फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, इनमें भी चुना है। लगातार हम देख रहे हैं जो निवेश है वो बाजार में बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2015 से लेकर 2021-22 तक जो लगातार AUM है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, इसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी इतने आंकड़े आपको अच्छे लग रहे हैं, फिर भी भारत में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन आप देखें तो बहुत बहुत कम है। सिर्फ 3 से 4% आबादी ऐसी है जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती है, यानी ग्रोथ का हेडरूम अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो जो जितने भी लिस्टेड स्पेस में है, मिसाल के तौर पर HDFC AMC, आदित्य बिरला AMC है, UTI म्यूचुअल फंड है, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है। साथ में एक और स्टॉक है जहां पर आपको खास फोकस रखना चाहिए, वो है BSE लिमिटेड। इसकी एक सब्सिडी है BSE स्टार म्यूचुअल फंड, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन को जो है फैसिलिटेट करती है और इसमें मार्केट लीडर है, 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि एक ही दिन में करीब 30,46,000 ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्होंने दर्ज किए। इससे पहले इसका रिकॉर्ड था करीब 30,11,000 ट्रांजैक्शन का पर डे में। नए SIP रजिस्ट्रेशन के लिहाज से भी देखें तो नया रिकॉर्ड बना है। तो BSE स्टार म्यूचुअल फंड जैसे भी म्यूचुअल फंड्स में एक्टिविटी बढ़ती है, BSE लिमिटेड को भी इसका सीधा फायदा होगा। और इसीलिए BSE का स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ भी दिख रहा है। और साथ ही साथ BSE स्टार म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ ट्रांजेक्शन मंथली, गजब ट्रांजेक्शन। मतलब एक ज़माना था मुश्किल से कुछ लाख ही होते थे, अब देखिए करोड़ों में ट्रांजेक्शन पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, यहाँ पर रखिएगा फोकस। तो एक्शन पूरा का पूरा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और इस बीच एक स्टॉक FDC ये आपके सामने रखेंगे, जो सेठी साहब ने आपको बताया था आज दोपहर के शो में, 248 रुपये के आसपास, 265 के टारगेट के लिए लगभग टारगेट के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है इंट्राडे के दौरान ही। तो आप चाहें तो लाइफ एंजॉय कर सकते हो, और लाइफ एंजॉय करने का एक ही तरीका है दीप, वो है प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बुक करेंगे तो ही लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो आप उस टारगेट के नज़दीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए इस समय अब गिरावट के बाद टारगेट के नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं लेवल्स, और यहाँ पर बाजार भी अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लेवल्स पर आ गए हैं वापस दोबारा, जिसके बारे में आज ही बात भी कर रहे थे। तो नज़र रखते हैं यहाँ से फिर बाजार दोबारा ऊपर जाता है कि नहीं। बट 1-2 काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको सहारा बाजार देने की कोशिश कर रहे हैं ये काउंटर्स, देखते हैं मूव करते हैं कि नहीं। बैंक्स आज बाकी सारे फिसले, एक कोटक बैंक संभला हुआ है और सुबह से संभला हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है कोटक बैंक का। किरण जी जरा कोटक बैंक देखिए, सुबह से ये संभला हुआ है, बाकी बैंक्स में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, प्रेशर भी काफी सारे बैंक्स में आ रहा है। कोटक बैंक पर क्या व्यू है आपका? नहीं, कोटक बैंक आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ रहा है, और जिस तरीके से ये आउट परफॉर्मेंस है कोटक बैंक में, मैं मानता हूं कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। आपके लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा अगर एक्सट्रीम शॉर्ट आज और कल और परसों का वक्त देना है तो 1130 वाला स्टॉप लॉस रहेगा। अगर पोजिशनल है तो 1730 का देना पड़ेगा, और अगर पोजिशनल अगर आप व्यू है तो 1705 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बने रखना चाहिए। 1175 1180 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय कोटक बैंक। डेज हाई से ज़्यादा दूर नहीं है ये काउंटर, और एक्शन में भी आपको आ रहा है कोटक बैंक। देखते हैं यहाँ से किस तरह के मूव ये दिखाएगा। बट कुछ स्टॉक्स जो आपको अब प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं, एक शरद जी से राय लेनी थी। शरद जी, HCL टेक्नोलॉजीज अट्रिशन की परेशानी, मार्जिन की परेशानी, गाइडेंस से बाजार खुश नहीं, TCS लगातार नंबर्स के बाद से दबाव बन रहा है और अब तो 3000 तक फिसल गया है। इतना क्या बाजार दबाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाकर IT के लिए कि लगातार ये गिर रहे हैं? नंबर्स तो फिर भी थोड़े ठीक थे, बट अट्रिशन, मार्जिन्स और गाइडेंस को लेकर क्या फियर बन रहा है सर इस बाजार में? देखिए, मुझे लगता है कि सबकी डिपेंडेंस US और यूरोपियन मार्केट्स पे है ही है। अगर आप बड़े कंपनीज को देख रहे हैं तो सबका 40-50% लगभग वहाँ से आता ही है एवरेज में। और दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट BFSI है उसके अंदर। तो BFSI में कोविड के बाद उतनी बड़ी डिमांड आनी नहीं है, और प्लस अगर US में आप रिसेशन का डर है, और यूरोप में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है रशिया यूक्रेन टेंशंस के फॉलो थ्रू का,
चाहे वो तेल और गैस की कीमतों के लिए हो या फूड ग्रेन के लिए हो, उनकी डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें सेंटिमेंट में बहुत स्पॉइल स्पॉट प्ले कर रही हैं कि ये दो बड़ी इकोनॉमीज़ में अगर ऐसा स्लो डाउन रहता है जहाँ से इनका मेजर बिजनेस आता है, तो स्ट्रीट थोड़ा सा नर्वस है। और वैसे भी देखिए, अगर आप पहले का भी नंबर्स देखें तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स में बहुत बड़ी कोई डी रेटिंग हुई है। थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे हम लोग कि 15% ग्रोथ के लिए भी हम 30, 35, 40 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड दे रहे थे। अब वो मल्टीपल्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अभी भी आप देखें तो जैसे HCL टेक की आप बात कर रहे थे, HCL टेक आपको FY24 में लगभग 60-61 रुपए की अर्निंग्स, तो 15-16 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। अब ये स्टॉक्स महंगे नहीं है। अगर थोड़ी भी री रेटिंग होती है या थोड़ा आप लंबी अवधि के लिए वेट करते हैं, कुछ बेटर प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, तो अब इनमें आपको डिसेंट अपसाइड मिल सकती है। बट चूंकि सेंटिमेंट थोड़ा सबड्यूड है, खास करके यूरोप और अमेरिका के लिए, इस वजह से इन स्टॉक्स में वीकनेस ज़्यादा है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। TCS भी अगर आप देखें तो 10-15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके सामने आप कितनी एक्सेस वैल्यूएशन देंगे? इसको तो आप रिटर्न रेशियोज पे वैल्यू करेंगे नहीं। तो वो फर्क है मेरे हिसाब से। कभी कभी ऐसी एनोमलीज बाजार में डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारे और स्टॉक्स में भी है, जहाँ ग्रेजुअली जो वैल्यूएशन का बैंड है वो पिछले 4-5 साल में ऊपर चला गया है। अब वो वापस नॉर्मलाइज हो रहा है। इसको अब मीन रिवर्सल की तरफ माने। बट मेरा ये मानना है कि अब इस करेक्शन के बाद बहुत सारे स्टॉक्स इस स्पेस में हैं जो अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं। LTI माइंट्री की आप लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन की मैं यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा इनमें। ओके, तो यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। नज़र रखेंगे IT पर ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। आइए कुछ कॉल्स हैं तैयार। पहले बिल्कुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन रजिस्टर हुआ है डॉक्टर लाल पाथलैब्स पे, एंड जिस तरीके से इसका कन्वर्जन है 5 and 20 मूविंग एवरेज का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ऑप्शंस का डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक 2000 के आसपास का बिल्टअप है, वो भी मुझे लग रहा है ब्रेक होना चाहिए। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट है 7% का, तो फ्रेश शॉर्ट पोजिशन यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1940 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए, एंड पोजिशनली यहाँ पर 1830 के आसपास का स्विंग भी एक बार वापस रिविजिट होगा। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 2048 पे, एंड बिकवाली करनी है लाल पाथलैब्स के फ्यूचर में। पहला टारगेट होगा 1940 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 1830 का। ओके, और इस बीच एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही वो है इंडसइंड बैंक को लेकर। और इंडसइंड बैंक को लेकर ये थोड़ी राहत वाली खबर है। इंडसइंड बैंक ने अभी भी एक्सचेंजेस पर अपना एक नोटिस भेजा है और उस एक्सचेंज में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, क्योंकि बाज़ार में आज सुबह से काफ़ी बड़ी खबरें चल रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि किसी तरह का कोई फ्रॉड पर बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन जो इंडसइंड बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आया, ये मामला साल 2011 से 2014 के बीच का है और इनमें कुछ इनके कुछ एंटिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस पीरियड के दौरान कुछ इंपोर्ट किए थे, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन थे, उनको लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और उसको लेकर FIR भी हुई थी। आज मामला कैसे सामने आया है, आज क्यों ये गर्म हुआ है, उसका कारण ये है कि 9 जुलाई को यानी कि पिछले हफ्ते चेन्नई में एक FIR दाखिल की गई है ED की तरफ से, और इस FIR में उन सभी एंटिटीज़ पर FIR की गई जिनका बैंक से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसा बैंक का कहना है, पहली चीज़। और बैंक के कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भी की गई जो ऑलरेडी बैंक छोड़कर जा चुके हैं। खुद बैंक ने भी उनके खिलाफ पे पहले FIR करवाई थी। और तीसरी बात जो बैंक कह रहा है वो कि इन कंपनियों पर बैंक का कोई क्रेडिट एक्सपोजर नहीं है, यानी कि बैंक को इनसे कोई पैसा लेना नहीं है। तो आज जो स्टॉक में काफ़ी हद तक एक्शन हो रहा था, इस डर की वजह से होता दिख रहा था, तो वो डर इंडसइंड बैंक ने दूर करने की कोशिश की। और उनका ये कहना है कि जिन कंपनियों पर, जिन एंटिटीज़ पर एक्शन हो रहा है उनसे बैंक का कोई लेना देना नहीं है। शायद यही वजह है कि आज स्टॉक में निचले स्तरों से ज़बरदस्त रिकवरी आती दिखी। आप देखिए इस खबर के बाद में, और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इंडसइंड बैंक की तरफ से एक्सचेंजेस पर आती हुई दिखे। तो ये बड़ा क्लेरिफिकेशन आता दिख रहा है जिसमें बैंक ये साफ कह रहा है बैंक के अगेंस्ट किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही, जो कुछ भी जांच हो रही है वो कुछ उन एंटिटीज़ पर हो रही जिनके कुछ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन थे, प्लस बैंक के कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ होती दिख रही है। तो ये एक बड़ा खुलासा बैंक की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। तो इंडसइंड बैंक आज सुबह इसीलिए बेहद कमज़ोर था। देखिए स्टॉक गिरते गिरते पहुँचा है आपका
788 हो, आज का लो 788 है, आज का ही 856 है, तो मतलब काफ़ी मजबूत खुलने के बाद काफ़ी तेज़ी से गिरा भी और अब उतनी ही तेज़ी से रिकवर करने की कोशिश भी करता दिख रहा है। तो बड़ी रिलीफ वाली बात है इंडसइंड बैंक के लिए। जरा कुणाल जी एक बार चार्ट्स पर राय दें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लेवल्स क्या है इंडसइंड बैंक के लिए? अनिल जी देखिए, जिस तरह का वॉलेटिलिटी आज देखने को मिल रही है स्टॉक में, इस खबर के बाद एक रिकवरी आते हुए भी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा दायरा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली 840 840 के आसपास नजर आती है। 840 पार हुआ तो जो आज का डे हाई है यानी कि 850 के 856 के आसपास ये अगला रेजिस्टेंस होगा। तो 840 856 दो लेवल्स ऊपर की तरफ। नीचे मुझे लगता है कि अब कमजोरी तभी बनेगी जब स्टॉक दोबारा से 800 के नीचे जाएगा, तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 840 के ऊपर इसमें एक रिकवरी के लिए खरीदारी की राय है। ओके, तो 840 के ऊपर यहां पर आप रखें नजर। निचले स्तर से रिकवर हो रहा है, बट माना जा रहा है कि ये एक पुराने मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर रखेंगे फोकस। आइए, 3:20 बज गए हैं और इनफैक्ट 3:23 हो गए। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स तो मेंटेन है सर। अभी थोड़ी देर पहले जब स्ट्रैटेजी ली थी तब 90 पॉइंट ऊपर था, अभी भी देखें तो करीब 65-70 अंक ऊपर ही है। तो डाउ फ्यूचर्स अपनी गेन्स मेंटेन कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छे एक्शन में है। आज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उस पर नजर है। यूरोप के बाजार नीचे से संभले हुए हैं। कच्चा तेल $100 पर है। रुपया फ्रेश लो से ज्यादा दूर आज नहीं था। आप बताएं सर, क्या है इस समय की स्ट्रैटेजी? दीप, आज कुछ करने जैसा है नहीं। इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं और बड़े नंबर हैं, बड़ा दिन है, तो कल का कल देखा जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 15,800 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है 16,200 का कॉल रखें। 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर की रिस्क है निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लॉन्ग पोजीशन है 33,500 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है तो 34,200 या फिर 34,500 का कॉल ऑप्शन रखें। हेज करके चले अपने आप को, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा ही नहीं, करना ही नहीं है कुछ, तो फिर टाइम क्यों लेना है, बराबर ना। जो कुछ करना है नया कल का कल देखा जाएगा, आज कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है दीप। आइए, बैन से बेनिफिट। सर बैन से बेनिफिट में भी कुछ नहीं करना। डेल्टा है ना? डेल्टा है, बना रहेगा। अच्छा, मुझे लगा आप निकालने आए हैं। निकलेगा नहीं सर, अभी 116% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 133-34% के साथ आया था बैन में, तो अभी तो बाहर नहीं आएगा, थोड़े दिन बना ही रहेगा। साथ में कोई स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी 95 या 90% भी हो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो डेल्टा बाहर नहीं आएगा, एंट्री किसी की होगी नहीं, कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप में कोई बदलाव नहीं, नया कोई आ नहीं रहा, पुराना कोई जा नहीं रहा। सिर्फ आशीष आए हैं ये बताने के लिए कि कुछ भी नहीं हो रहा। अपडेट जरूरी है सर। किस चीज़ का? नो अपडेट। नो अपडेट, यही अपडेट देने के लिए आए थे। आइए जय के लिए बिल्कुल, जय का जैकपॉट। जय जी बताइए। नहीं जी, मार्केट तो काफी साइडवेज ही चल रहा है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 34,900 34,800 बस यही 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी डेफिनेटली 16,000 के नीचे बंद हो रहा है, सो दैट इज वीक। बट देन डिफेंसिव अच्छा कर रहा है जी। फार्मा तो अच्छा कर ही रहा था। एफएमसीजी में से गोदरेज, कंज्यूमर्स, ये मुझे पसंद है। तो इसका आप 870 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे अनिल जी, जो करीब अभी 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 17 रुपए पर, सो 26 पर खरीदे, 17 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे टारगेट जो ऊपर में बनेगा दैट वुड बी 38 एंड 45, सो 38 रुपए और 45 रुपए, ये दो टारगेट्स के लिए आप 870 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन गोदरेज सिपी का खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने मिला पिछले कुछ दिनों पहले, फिर रिटेस्ट हुआ वो लेवल्स, एंड अब फिर से दिस स्टॉक इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 900। 900 के लेवल अगर अनिल जी इसने निकाले तो 934 तक हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। और कल एक फ्यूचर्स में एक अच्छा पैटर्न भी फॉर्म हुआ था टेक्निकली, अगर मैं आपको बताऊं तो उसे कहते हैं हम इनसाइड बार पैटर्न, उसका भी आज एक ब्रेकआउट देखने मिला। ये खास करके फ्यूचर्स के चार्ट में बना था, स्पॉट में नहीं। सो मैं क्लोजली फ्यूचर्स के डेरिवेटिव्स डेटा देख रहा था टेक्निकली, और अब नीचे में 860 के लेवल्स जो है स्पॉट के, दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा स्टॉक है गोदरेज सिपी। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से गोदरेज कंज्यूमर का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। किरण जी भी अपना कमाल करने के लिए तैयार हैं। आखिरी कॉल आज का किरण जी की तरफ से, बिना बिगुल वाला। किरण जी बताइए।
अनिल जी, मंदी करनी है और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा ये करने के लिए सलाह दूंगा। बजाज फिनसर्व का 11,750 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करना है। 11,750 का पुट ऑप्शन जो कि अभी 350-55 के आसपास मिल रहा है, ये बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 300 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। लगभग 475 पहला टारगेट रहेगा, 550 दूसरा टारगेट रहेगा। ये बड़े टारगेट्स के लिए बजाज फिनसर्व का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इसका ये कारण है अनिल जी, जिस तरीके से इसने पिछले 4 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, हर बार हम थोड़े से ऊपर गए तो ऊपर से बिकवाली देखने को मिली है, ऊपर में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। उसके चलते मुझे लगता है कि स्पॉट में 2-3 दिन का वक्त देते हैं तो मेरा मानना है कि बजाज फिनसर्व आपको लगभग 11,450 के आसपास के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। ये पहले टारगेट्स रहेंगे जहां पे हम रिव्यू लेंगे। तो मंदी का सौदा करके चलने चाहिए बजाज फिनसर्व में। ओके, बजाज फिनसर्व 11,350 का पुट खरीदिए, ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से राय। इस समय बाजार में भी हम देख रहे हैं बैंक्स और फाइनेंशियल्स का आज सहारा नहीं रहा। हालांकि टुवर्ड्स द एंड हल्की रिकवरी बैंक निफ्टी में जरूर आपने आती हुई देखी, 34,800 का लेवल रिकवर करते हुए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक्शन पैक दिन रहा। अच्छी शुरुआत हुई पर गेंस बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। सेकेंड हाफ ऑफ द डे स्पेशली 12:30 के आसपास से आपने जो बिकवाली देखी है, वहां से फिर जो दबाव बना वो वापस गया नहीं। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट किया, आज डिफेंसिव रुझान में फार्मा ने कमान संभाली थी। डिवीज लैब आपका टॉप गेनर था लंबे समय बाद 2.5% ऊपर। सिप्ला में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज भी आज आपको एक्शन में आते हुए दिखा और सन फार्मा भी करीब 1.5% ऊपर था। इसके साथ ही चुनिंदा मेटल काउंटर्स में खरीदारी रही। JSW स्टील इन पर्टिकुलर यहां पर अच्छा एक्शन था। HUL सुबह से ही एक्टिव 2% ऊपर। बैंक्स में एक आउटलायर था कोटक बैंक, जहां पर खरीदारी देखी। इन्फोसिस, ITC, अल्ट्राटेक, नेस्ले, पावर ग्रिड, NTPC कुछ और स्टॉक्स जहां पर खरीदारी रही। इंडसइंड बैंक जिसकी क्लैरिफिकेशन जब हम बात कर रहे थे, टॉप लूजर 3% नीचे। भारतीय एयरटेल 2.5% फिसला। HDFC बैंक दोनों में 2 से 2.5% की गिरावट और रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS 1 से 1.5%। तो इन 4 स्टॉक्स को अगर आप देखें तो यहां से आपको बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव आते हुए दिखा। साथ ही ICICI बैंक भी आज कमजोर ही ट्रेड कर रहा था। HDFC लाइफ, M&M, ब्रिटानिया, L&T यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखा। गेनर्स की तरफ औरो फार्मा, लॉरस लैब्स, अगेन फार्मा स्पेस ही आज लीडरशिप दिखा रहा था। PI इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, तेल के दाम गिरने से एस्ट्रल, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर, ये सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा। रैमको सीमेंट आज एक्टिव रहा। ACC के नतीजों से पहले सीमेंट में थोड़ी जान आई है। गोदरेज कंज्यूमर जिसकी अभी बात हो रही थी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रैन्यूल्स, बिरला सॉफ्ट, इंडिया मार्ट, अल्केम लैबोरेटरीज, NMDC, ये भी कुछ और काउंटर से जहां खरीदारी थी। डॉक्टर लाल, साथ ही बंधन बैंक, REC, डिक्सन टेक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सन टीवी यहां पर गिरावट देखी। अनिल जी, 4 दिन बाद ये 16,000 के लेवल तोड़ा है और 15,975, ज्यादा दूर नहीं 16,000 से, बट 15,975 के आसपास आपको प्रोविजन क्लोजिंग आती हुई दिख रही है सर। और बैंक निफ्टी पर भी 34,800 की प्रोविजन क्लोजिंग सर। ओके, तो ये है प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी कोई बहुत अच्छी आएगी नहीं, लेकिन लगभग इन्हीं के आसपास आने वाली है, क्योंकि 16,000 के नीचे हमने दिन भर आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड किया है और बैंक निफ्टी में भी 34,900 के नीचे ही ट्रेड किया, तो क्लोजिंग नीचे ही आपको मिलने वाली है। फाइनल क्लोजिंग का थोड़ा सा करें इंतजार। आए तब तक मैं आपको शाम के आयोजन के बारे में बता दूँ। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हाल हैं खराब। हालात इतने बिगड़ चुके कि वहाँ इमरजेंसी लग चुकी है और इन सब के बीच जी मीडिया के जांबाज रिपोर्टर वहाँ पर डटे हुए हैं और आपको पहुँचाएंगे श्रीलंका की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीलंका के ताज़ा हालात पर हमारी खास कवरेज आज शाम 4 बजे, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसकी एक झलक मैं आपको दिखा दूँ। श्रीलंका में कोहराम, जनता में त्राहिमाम, राष्ट्रपति की विदाई, PM दफ्तर पर चढ़ाई। देखिए श्रीलंका में इमरजेंसी आज 3:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये विशेष आयोजन आज शाम 4 बजे आपको जरूर देखना है। श्रीलंका में इमरजेंसी। अगर आपके खाने में अलग से नमक लेने की आदत है तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये खबर जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं आप ही के लिए। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो लोग स्वाद के लिए खाने में अलग से नमक लेते हैं उनकी मौत का खतरा आम लोगों के मुकाबले में 28% ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की उम्र 1.5 से 2 साल तक कम भी हो जाती है। साथ ही ऐसे लोगों को कई गंभीर बीमारियां होने की आशंका बढ़ भी जाती है। आज शाम 6 बजे
हम आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा कि ऊपर से नमक डालने के क्या खतरे हैं, बॉडी में नमक की अधिकता कितनी घातक हो सकती है। एक्सपर्ट से बात करेंगे, समझेंगे। होंगे हमारे साथ डॉक्टर RK यादव, एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी एम्स के होंगे वो हमारे साथ। डॉक्टर गौतम बंसाली साहब हैं, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के, और निधि साहनी जी हैं, जानी मानी न्यूट्रिनिस्ट, जो हमें बताएंगी नमक रिस्क का। इससे जुड़ा हुआ एक गाना भी याद आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा विशेष शो आज शाम 6 बजे का, आपकी खबर आपका फायदा। इसके बाद अक्सर कंपनियों पर नए फ़ोन बेचने के लिए पुराने स्मार्टफोन को स्लो करने का आरोप लगता है। मतलब अगर नया मॉडल आया, पुराने वालों को स्लो कर दो, उसकी बैटरी ख़राब कर दो, कुछ ऐसा करो कि आज ये सोचे कि जाने दो, नया ले लो। जल्दी ही कंपनियां ऐसी जो कर रही हैं वो कंपनियां अब जल्दी से अब कर नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार आपके मोबाइल, टीवी और दूसरे किसी भी गैजेट के लिए राइट टू रिपेयर की पॉलिसी लेकर आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, राइट टू रिपेयर, यानी कि उन गैजेट्स का, उन मोबाइल फ़ोन का, टीवी का रिपेयरिंग करवाना आपका हक है। यानी कि कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस देना ही होगा और बेहतर करना ही होगा। और सालों साल बाद भी कंपनियां मना नहीं कर सकती, ये तो मॉडल बंद हो गया, हम रिपेयर नहीं करेंगे ना, ये चलेगा नहीं। मॉडल बंद हो गया और नहीं, आपने प्रोड्यूस किया तो आपको रिपेयरिंग करके देनी पड़ेगी। क्या है सरकार का पूरा प्लान, राइट टू रिपेयर कैसे आपको पहुंचाएगा फ़ायदा, इसकी एक एक बात हम बताएंगे। रिपेयर का राइट, ये आपके लिए आज की हमारी विशेष स्टोरी है। इसके अलावा भी स्टोरी, उससे पहले मैं एक बार ज़रा बंसल जी से राय लेना चाहता हूँ। बंसल जी, जो मजबूरी में फ़ोन कई बार बदलने पड़ते हैं, टीवी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग करने के लिए मामला हो नहीं पाता, तो अब यह कानून बनने जा रहा है, आप खुश है ना? अनिल जी बहुत खुश हूँ। और ये अनिल जी मोबाइल में तो अनिल जी फेस नहीं करा, बट टीवी पे अनिल जी फेस करा हुआ है। टीवी के पार्ट्स नहीं मिलते अनिल जी 2 साल बाद भी, और कंपनी बोलती है कि हम ये पार्ट्स नहीं बना रहे हैं, तो काफी दिक्कत फेस होती है और टीवी चेंज करना पड़ता है मजबूरी के अंदर। तो ये चीज का बेनिफिट अनिल जी मोबाइल से ज्यादा मुझे पर्सनली टीवी पे मिलेगा, और मिलने वालों को अनिल जी मोबाइल पे भी मिलेगा। ना बिल्कुल ठीक बात है। टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, कोई भी किसी भी तरह के गैजेट्स हों, एक पर्टिकुलर समय तक तो आफ्टर सेल सर्विस मिलनी ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। तो आप सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये शो आज किया जा रहा है, रिपेयर का राइट। श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है और जो हालात वहाँ पर बिगड़े हैं, ऐसे में वहाँ की आर्थिक स्थिति है बेहद खराब। श्रीलंका के पास उभरने के क्या है रास्ते, इस पर हमारी एक और विशेष कवर स्टोरी, रावण की लंका में राम राज्य कब, यानी कि जो कुछ हालत खराब है उसमें अच्छा प्रशासन कब तक आएगा, इसका करेंगे विश्लेषण। देखना मत भूलिएगा इंडिया 360 डिग्री रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सचिन जी, शरद अवस्थी साहब, किरण जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।